Hello everyone and welcome to online educational platform of Synthesis. Synthesis fastest growing institute of North India और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना। अगर आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिंगडीजी ऐप को डाउनलोड कीजिए जो कि आपको गूगल प्ले पे इजीली अवेलेबल है। हमारे कोर्सेज जो है उनकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। मेडिकल कोर्सेज जो है हमारे डायनामिक है जो टारगेट मेडिकल के लिए है। मोमेंटम कोर्स जो है हमारा वो 12th बायो के लिए है। एंथेसिस कोर्स जो है हमारा वो 11th बायो के लिए है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो इस तरीके से हैं। थ्रस्ट कोर्स जो है वो हमारा टारगेट मैथ्स के लिए है। इंटेंसिटी जो है वो 12th मैथ्स के लिए है और इम्पल्स जो है वो 11th मैथ के लिए है। और ये हमारे सिंडीजी ऐप का फ्रंट पेज रहेगा। हाँ जी, मेडिकल कोर्सेज की जो प्राइसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। डायनेमिक कोर्सेज की प्राइस है जो टारगेट बायो के लिए है 7080 पर मंथ। देन मोमेंटम कोर्सेज की प्राइस है 5900 पर मंथ एंड एंथेसिस कोर्सेज की प्राइसेस है 4720 पर मंथ। इंजीनियरिंग कोर्सेज की प्राइसेस, थ्रस्ट कोर्स की प्राइस है हमारी 7080 पर मंथ। इम्पल्स कोर्स की प्राइस है हमारी 2360 पर मंथ एंड इंटेंसिटी की प्राइस है हमारी 2360 पर मंथ। फॉर मोर डिटेल्स आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विजिट www.synthesis.ac.in। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 918003094891 #92 #93। विजिट यूट्यूब सिंथेसिस इंस्टीट्यूट। लाइक अस ऑन फेसबुक synthesis.ac.in। हाँ जी, हमारे लास्ट जो 15 ईयर्स है उसमें हमने सिलेक्शंस दिए हैं 1828 जो स्टूडेंट है हमने नीट गवर्नमेंट एमबीबीएस सिलेक्शन दिए हैं। 189 हमने एम्स में सिलेक्शन दिए हैं। 175 एनआईटी और आईआईटी में हमने सिलेक्शंस दिए हैं। मोर देन 15% जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने सिलेक्शन दिए किसमें, एमबीबीएस में, एनआईटी में और आईआईटी में। और 85% और अबव नीट जो है 2020 क्वालिफाइड है। एंड हमारे हेड ऑफिस का एड्रेस है ज्ञान टावर नियर शिववाड़ी रोड बीकानेर। और अगर आप भी अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ सिंथेसिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंथेसिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। सिंथेसिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम कर देंगे रेडॉक्स रिएक्शन के सभी जो डाउट्स हैं उसका सफाया। वन शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, क्या क्या इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या डाउट्स इसमें रहते हैं। इस सेशन को और ही इंटरेक्टिव बनाने के लिए आज हमारा साथ दे रहे हैं एज ए स्टूडेंट्स अर्नव। अर्नव प्लीज ज्वाइन अस। तो आइए अर्नव प्लीज ज्वाइन अस। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। अब देखिए अर्नव, ये बताइए कि रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आपको कैसा लगता है। मैम है तो इजी लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हाँ, चैप्टर है तो बहुत इजी पर क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और उन्हीं कंफ्यूजन्स को आज हम दूर करने वाले हैं, है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैं बार बार ये बोल रही हूँ रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। तो अर्नव जो है यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चराइजेशन दिखाना चाहती हूँ। उस पिक्चराइजेशन से आप मुझे क्या बता सकते हैं कि ये पिक्चर क्या कहना चाहती है। देखिए 1 2 एंड 3। मैम मैं इससे समझ रहा हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता हो। बिल्कुल सही। कौन सी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होगा तो वो हमारे पास क्या हो गई, वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। यानी कि जितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना रिडक्शन है उतना ही ऑक्सीडेशन है, तो वो हमारी हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। अगर एक बुकिश लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास डेफिनेशन ये निकल के आती है, एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन in which oxidation and reduction reactions take place simultaneously जो है वो take place करती हैं simultaneously, जो वो होती हैं। ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। all oxidation and reduction reactions are complementary to each other। तो complementary होती है वो each other के, यानी कि जितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मैंने आपको बताया वैसा ही कुछ है इसमें रेडॉक्स रिएक्शन में। अब बार बार मैं कह रही हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है वो अब हम पढ़ते हैं। इसके लिए हमारे पास दो जो है मेन थ्योरी रहती है। फर्स्ट वन इज क्लासिकल कंसेप्ट और सेकंड वन इज मॉडर्न कंसेप्ट। हमारे पास दो थ्योरीज आती हैं, फर्स्ट वन इज क्लासिकल कंसेप्ट एंड सेकंड वन इज मॉडर्न कंसेप्ट।
क्लासिकल कंसेप्ट कौन सा हुआ अर्नब हमारा? ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट, जो कि जो है बहुत पहले दिया गया, उसके बाद जो है नई थ्योरीज आ गई, कुछ इनके एक्सेप्शंस निकले तो वो नई थ्योरी हमें दी गई। तो क्या कहता है क्लासिकल कंसेप्ट? तो एक ही शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहता है। पहला देखिए, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होता है, ठीक है। और अगर रिडक्शन में देखें तो बिल्कुल आपको इसका अपोजिट करना है, कुछ नहीं करना, अपोजिट करना है। अब ये आपको इजीली याद रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है वो एक ही डेफिनेशन याद रखनी है ऑक्सीडेशन की, उसका आप अपोजिट अपने आप से कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। यहाँ पे है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ऑक्सीडेशन में दूसरी डेफिनेशन क्या बोलता है ये, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना। और सेम जो है यहाँ पे रिमूवल है तो यहाँ पे ये एडिशन हो जाएगा। तो ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इसकी अपन जो है इसकी देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे Mg+O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रही है, तो क्या हो गया MgO। एक सेकेंड, चलो ठीक है, Mg+O2 इज इक्वल टू MgO हो गया। इसी तरीके से सल्फर में अगर ऑक्सीजन ऐड किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ध्यान से देखिए, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीडेशन हुआ किसका है। अब इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मैग्नीशियम का। सेकंड में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सल्फर का। अब इधर देखिए, यहाँ पे ये क्या है, F2 क्या है, F क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरीके से फेरस जो है उसके अंदर सल्फर जुड़ गया, जो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका जुड़ना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर। अब इधर देखिए, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया तो रिडक्शन हो गया। अब इधर H2O में से ऑक्सीजन निकला तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो आपको डेफिनेशन जो है ये याद रखिए, ऑक्सीडेशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और इधर अगर देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। यहाँ ये वाली डेफिनेशन याद रखिए, यहाँ ये वाली डेफिनेशन याद रखिए, इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, इतना याद रखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, जो हमने पढ़ा Cl2 + H2 = HCl, ठीक है। अब यहाँ पे एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसका हो रहा है डिडक्शन अर्नब, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है, C2H4 का हो रहा है। C2H4 क्या होता है हमारा मैम, ये तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन जुड़ रही है ना मैम। हाँ, हाइड्रोजन जुड़ी तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, एथेन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये C2H4 और C2H6, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना मैम, ये तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज में आ गए ना। हाँ, होमोलोगस सीरीज आ गए, पर इसमें से क्या एथेन बन रहे हैं दोनों में से कोई, मैम ये हमारा एथीन है और ये हमारा एथेन है। बिल्कुल सही अर्नब, बहुत अच्छे से जो है आपने ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है, ये बिल्कुल अच्छे से आपने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे Hg है वो I2 के साथ मिला और हमारे पास बन गया HgI2। तो बहुत क्लियरली हमने ये देख लिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्सीडेशन, या फिर कह देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। ओके, चलिए अब इसका क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का नाम है पहचान कौन। अब इस क्वेश्चन में आपको ये पहचानना है कि किसका जो है रिडक्शन हो रहा है और किसका जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन है हमारे सामने ये। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और अपने आंसर को फटाफट से फाइंड कीजिए 1 मिनट के अंदर अंदर। चलिए, तो देखें यहाँ पे जो है हमें दे रखा है 2HgCl2 + SnCl2 = Hg2Cl2 + SnCl4। ओके, ये रिएक्शन दे रखी है। अब इसके अंदर देखेंगे, अगर हम देखें तो क्या जुड़ रहा है इसके अंदर, ये देखिए। सबसे पहले बात करते हैं HgCl2 से Hg2Cl2। इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे Hg कितने हैं,
एक, यहाँ पे Hg कितना है 2, दो। तो क्या जुड़ा इलेक्ट्रो Electropositive पॉजिटिव एटम जुड़ा, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जुड़ा तो दैट मीन्स ये क्या है ऑक्सीडेशन, अर्णव, ऑक्सीडेशन ही है मैम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जुड़ा है तो क्या हुआ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अरे हाँ हाँ तो ये यहाँ पे हो गया रिडक्शन। ऐसे ही बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही, इनको सब कुछ आ रहा है, ऐसी बात नहीं है इन्होंने पढ़ा है तो मुझे सब बताया इन्होंने, बट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इसमें ये याद रखो कि ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन माइनस चार्ज का होता है तो नेगेटिव जुड़ेगा, वही होगा। तो ये जो है इसका हो जाएगा यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा रिडक्शन। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है Cl2 है, यहाँ पे Cl4 है, तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव जुड़ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। ओके मैम, चलिए ठीक है, तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं हम, ताकि हमारी नीचे वाली स्लाइड्स जो है वो इजीली आ सके। देखिए 2HgCl2 से Hg2Cl2 हुआ था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट था, और इसको क्या बोलेंगे हम रिडक्शन, ठीक है। और अगर दूसरी रिएक्शन देखें SnCl2 से SnCl4 हुआ था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या हुआ हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन। चलिए, तो ये तो बात हुई हमारी किसकी क्लासिकल कंसेप्ट की। क्लासिकल कंसेप्ट में कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, वो सब। तो चलिए लेट्स सी, एक एग्जांपल और आपके सामने है 2Na प्लस H2 इज इक्वल टू 2NaH, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया एग्जाम्पल, अर्णव ने भी, सभी ने पढ़ लिया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या यहाँ पे Na जो है रिडक्शन हो रहा है Na का, क्या यहाँ पे Na का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्या यहाँ पे Na का रिडक्शन हो रहा है, बताइए ना। मैम ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन अगर क्लासिकल कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। हाँ, तो क्लासिकल कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रही है। थोड़ा सा मैम लग रहा है घुमा हुआ क्वेश्चन है। घुमा हुआ कैसा लग रहा है आपको, बताइए क्या डाउट आ रहा है आपको इसमें। यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मैम। हाँ, इसके साथ जुड़ने पर देखिए सोडियम जो है हमेशा +1 में रहता है, ये तो कोई भी नहीं बदल सकता कि सोडियम +1 में ही रहेगा। अगर ये +1 में है तो वो ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और अगर वो माइनस में चला गया तो इसका जो है क्या हो रहा है, क्या होगा सोडियम का ऑक्सीडेशन, क्योंकि सोडियम जो है वो देखिए यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ पे जो है हमारा नया कंसेप्ट आ जाता है, वो है मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है। क्लासिकल कंसेप्ट हम पीछे छोड़ चुके हैं, ओल्ड कंसेप्ट छूट गया, अब हमारे नए कंसेप्ट पे बहुत काम आने वाला कंसेप्ट है, और इसी में से लगभग हमसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से भाई क्या आएगा, पर ये जो है बहुत सारे चैप्टर्स में आगे काम आता है हमारे। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें भी हमारा ये जो चैप्टर काम आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पूरी इसी चैप्टर पे बेस्ड होती है ना, तो हमारे लिए चैप्टर जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी के चैप्टर्स है। तो यहाँ पे क्या है, ये 0 से किस में जा रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ Na। तो Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि H जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, Na से, तो वो माइनस में चला जाएगा, -1, और ये हमारा +1 में चला जाएगा। अब इसका क्यों ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोर, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट है जैसे कि हमारा Na था और सेकंड है O2 + 2F2, O2 + 2F2, जिससे हमको बना है 2OF2, ये बन गया हमारा, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं इसमें अगेन मेरा वही क्वेश्चन, क्या यहाँ पे F2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया होगा। नहीं मैम, क्यों नहीं हुआ बताइए। क्योंकि मैम यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है, और प्लस में क्या है, फ्लोरीन की जो क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, ऑक्सीजन से, बिल्कुल ऑक्सीजन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन रिप्रेजेंट रिडक्शन ऑफ F2। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है F2 का, क्यों, क्योंकि O जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, OF से, तो ये जो है वो हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके,
अब इसका OF2 और O2F2 इनके बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, वो हम अब आगे पढ़ेंगे तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वो आपको बात इतनी याद रखनी है सिर्फ कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट का मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर बेस्ड। मैम इसका मतलब है क्लासिकल कॉन्सेप्ट से नहीं बता सकते अपन नहीं, लोग। क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो आप इसको वही कह रहे थे, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम तो इसको मान लेते रिडक्शन, है ना, तो वो तो हमारा हो जाता गलत, और फिर हम घर पे आके बोलते कि अरे ये क्या हो गया, है ना। तो चलिए, तो ये तो है हमारा जो कंसेप्ट हमने नींव रख दी है इसमें मॉडर्न कंसेप्ट की। अब मॉडर्न कंसेप्ट होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या हुआ, एकदम से क्लासिकल कंसेप्ट को छोड़ के फटाफट मॉडर्न में घुस गए, है ना। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं मॉडर्न कंसेप्ट क्या होता है। मॉडर्न कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे मेरे पास ए है एक एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे एक बी एलिमेंट है, ओके, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे जो है इनसे मैंने प्रोडक्ट बना लिए ए एंड बी, ठीक है। अब ए के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ए का यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो बी के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ए से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ गए। चलिए अब क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया है और आने को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मींस उस पर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस चार्ज वाला रिडक्शन, ठीक है, मतलब इसका चार्ज कम हो गया यहाँ पर। हाँ, चार्ज कम होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए गेन ऑफ चार्ज और लॉस ऑफ चार्ज, बस यही है, गेन ऑफ चार्ज, मतलब अगर इंक्रीज हो रहा होगा चार्ज तो ऑक्सीडेशन हाँ, लॉस ऑफ चार्ज, और जब डिक्रीज हो रहा होगा जब रिडक्शन होगा। हाँ, तो इसको आप जो है एक सेकेंड, ओके, थैंक यू अर्नब। देखिए गेन ऑफ चार्ज और लॉस ऑफ चार्ज का खेल यहाँ पे शुरू हो गया। अब बात आती है, यहाँ से ए से बी में एक इलेक्ट्रॉन गया है, जाने पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। तो इसमें मान लीजिए प्लस चार्ज आ गया और इस पे आ गया हमारा माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। और यहीं पे जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है लॉस किया है, किसने किया है, ए ने, और ए हमारा क्या हो गया, ए का हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। चाहे तो आप इसको यूं याद रखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑयल से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑयल याद कीजिए, ऑयल से मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम इसको याद करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर आप ये देख लीजिए जहां पे भी प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा वो क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। प्लस चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, जहां पर प्लस चार्ज इंक्रीज हुआ तो वो ऑक्सीडेशन है हमारा। चाहे तो आप उसे ऐसे याद रखिए, चाहे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लॉस ऑफ चार्ज से याद रखिए, ठीक है। मैं जो हूँ जो है मेन आपको अगर बोलूंगी तो आप ये याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो वो ऑक्सीडेशन, बस इतना याद। मिटा दें क्या? हाँ, पूरा क्लियर कर दीजिए अर्नव इसको, क्योंकि हम जो नॉर्मली जो पूरा लिख चुके हैं इसके अंदर हमें जरूरत नहीं है। हाँ, पूरा स्लाइड्स में लिखा हुआ है हमारा। देखिए यहाँ पे ए था, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया, तो बी के पास इलेक्ट्रॉन हो गया, बी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, ठीक है। और ए जो है उसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर कौन सा चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया और वो क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? चलिए, सेम जो हमने बोला वही हमने लिखा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सोडियम जो है वो यहाँ से, यहाँ पे क्या अर्नव क्या कमी है बताइए मैम? यहाँ पर प्लस आना चाहिए। हाँ, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब देखिए प्लस चार्ज है, ठीक है, चार्ज जो है इंक्रीज हुआ है, चार्ज इंक्रीज हुआ है तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हुआ है, चार्ज डिक्रीज हुआ तो क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। ये अपन लोग वो थोड़ी ना कर रहे हैं बैलेंस रिएक्शंस, नहीं, बैलेंस रिएक्शन हम आगे करेंगे। एक बार हमने सिर्फ इसका एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे क्या होगा। बैलेंस रिएक्शन मैं समझ रही हूँ, वहाँ पे आपको बैलेंस नहीं लग रही है वो रिएक्शन, बट यहाँ पे अभी हम यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट को आगे पढ़ेंगे। हाँ, मतलब आगे इसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, आप अगर आपके क्वेश्चन जो है अपने पूछ रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेडॉक्स इलेक्ट्रॉन में हाँ तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों, वो गेन करेगा वो लॉस करेगा, उतने ही वो गेन करेगा उतने ही वो लॉस करेगा, दैट्स वाई तो बैलेंस रिएक्शन बनेगी ना अपनी। तो इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन ये होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
लोस्ट। मतलब प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में चार्ज सेम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल चार्ज सेम होगा। अभी हम बैलेंस रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो वहाँ बहुत मजा आने वाला है, और वहां पे जो है हम इसको पूरा जो अच्छे से कंसीडर इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कैसे बढ़ती घटती है। यहाँ पे मेरे पास m0 है, m जो है वो न्यूट्रल है, 0 पे है। अब जो है m मेरा चला गया +1 में, +1 में चला गया, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, चार्ज जो है वो बढ़ गया है, चार्ज इंक्रीज हुआ है तो क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरीके से चार्ज और इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहाँ की, यहाँ पे चार्ज m0 से m-1 में चला गया तो चार्ज जो है वो क्या हुआ, चार्ज डिक्रीज हुआ है, तो यह क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो मतलब गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन। हाँ, आप एक ही कंसेप्ट याद रखिए, या तो उसको चार्ज बढ़ने घटने को याद रखिए या फिर गेन और लॉस को याद रखिए। दोनों कंसेप्ट को लेके चलेंगे तो वहां पे गड़बड़ हो जाता है हमारा, है ना। तो यहाँ पे जो है अगेन m-2 से m-1 या m-1 से m-2, तो क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। चार्ज घट रहा है तो क्या हुआ, रिडक्शन। बिल्कुल सही। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अंडर -2 से -1 में चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मैम। हाँ, -2 से -1 में चार्ज बढ़ रहा है, तो ये जो है बढ़ता हुआ चार्ज है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो रहे हैं, तो वो हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अगर बात करें, चार्ज जो है वो कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा कि यहाँ पे न्यूट्रल था, +1 +2, चार्ज बढ़ा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चार्ज कम हुआ, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इजी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैम यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, तो यहाँ का कंफ्यूजन अब दूर करते हैं। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अर्णव, पहले मुझे ये बताइए कि कोई LIC एजेंट जब आपके पास आता है तो क्या वो खुद की LIC करता है? नहीं, वो तुम्हारी LIC करता है ना। तो यही इनका काम है। खुद को तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, बस यही है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का यही काम है। जो इनका खुद का नाम है ना, वो ये खुद को नहीं करेंगे, मतलब एजेंट खुद का काम नहीं करेंगे, खुद का काम नहीं करेंगे, दूसरे का काम ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है कि एजेंट जो है वो खुद का काम खुद नहीं करेंगे। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्पीशीज विच ऑक्सीडाइज ए सब्सटेंस एंड गेट रिड्यूस्ड। देखिए, बिल्कुल वैसे ही बोला मैंने कि ऑक्सीडाइज जो है दूसरे को करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीडाइज दूसरे को करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। भाई दूसरे का तो पैसा ले लेते हैं कि तुम्हारा LIC कर देते हैं, और खुद का जो है इनकम बढ़ा लेते हैं, है ना। तो उसका अपोजिट करते हैं, तो वही हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कंसेप्ट याद रखना है। द स्पीशीज विच रिड्यूस ए सब्सटेंस एंड गेट ऑक्सीडाइज इट लॉस इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है लॉस इलेक्ट्रॉन है तो वो रिड्यूसिंग ही होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या है, खुद को जो है, अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं आपको देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका जो है रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चल एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे Zn+Cu+2 है, जिससे हमारे पास Cu+Zn+2 बन गया। अब यहाँ से Zn में देखिए अर्णव, Zn+2 हो रहा है ना, चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा, है ना। तो क्या हुआ, क्योंकि इसका चार्ज बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये भैया एजेंट है, तो ये खुद का तो ऑक्सीडेशन करेगा, और खुद का तो ऑक्सीडेशन करेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, उल्टा होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बस अपोजिट याद रखना है कि एजेंट जो है वो खुद का काम तो नहीं करेगा, दूसरे का करेगा, ठीक है ना। मैम ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही बात है ना? हाँ, एक ही बात है। ऑक्सीडेंट पूछे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे, इसका भी मैं आपको एक आगे क्वेश्चन देने वाली हूँ, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा वही क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार क्लियर कर दीजिए अर्णव इसको। थैंक यू। तो ये देखिए, Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरीके से Cu+2 से Cu हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए, अब 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, Zn से Zn+2 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। हाँ, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा प्लस से 0 में, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो क्या हुआ, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है
MnO4 माइनस और Mn+2। Mn यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या हो रहा है मैम ये निकालते कैसे हैं, +7 कैसे था? अभी मैं आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी, वहां आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। अभी आपके ये कंसीडर कीजिए ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अभी इसका हम निकालेंगे बहुत अच्छे से, कोई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो MnO4 माइनस से Mn+2 हो जाए तो मान लो +7 से हाँ तो रिड्यूस हो रहा है, तो इसका क्या, ये कौन सा एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, बिल्कुल सही। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हमारा। देखिए सेम जो मैंने आपको बताया वही है, ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस यही करना था हमको, जो अर्णव ने बताया यही आपने सुना होगा। अर्णव जो है वो एक आवाम की आवाज ही है, आप लोगों की आवाज ही है। जो आप सोच रहे हैं वही इसके दिमाग में चल रहा है ना। हर स्टूडेंट के दिमाग में एक जैसी बातें ही चलती हैं। अब आप भी ये सोच रहे होंगे यहाँ पे MnO4 का +7 कैसे लिखा, जो ये सोच रहा है ना। तो कोई बात नहीं, हम अभी आगे ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो हम उसको वहां पे क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अब है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस में से हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। चलिए तो पहला है, ए सब्सटेंस बिहेव एज एन ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली व्हेन एनी वन ऑफ इट्स एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। एक आपको मान लीजिए कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है KMnO4, ठीक है। अब ये जो है ये ऑक्सीडेंट तभी होगा जब इसका कोई एक एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है। एक एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन हुआ हमारे पास? Mn, क्योंकि मैंने अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं बताई है। अगर आपको आती है तो आपने निकाल ली होगी, नहीं बताई है तो Mn यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 ही होती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो है ऑक्सीडेंट है। कैसे पहचानोगे? उसका एक एलिमेंट जो है वो, मैम ये हाईएस्ट तो इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता ये? नहीं, इससे ज्यादा ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं। और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मींस ये एज अ ऑक्सीडेंट काम कर सकता है ना। चलिए अब दूसरी अगर चीज देखें तो, ए सब्सटेंस बिहेव एज ए रिडक्टेंट ओनली व्हेन एनी वन ऑफ इट्स एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वहां पे मतलब इसका उल्टा, हाईएस्ट, हाँ ऑक्सीडेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा तो वो हमारा क्या हो गया बच्चों? मतलब ये जैसे कि मैम अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, नहीं, बट रिड्यूस तो हो सकता है, तो इसलिए वो ऑक्सीडेंट कहलाया। तो वो रिड्यूस होकर आपको हो सकता है यहाँ पे आपको अन्ना कोई रिएक्शन भी दे दे तो आपको ये बोल दे कि इस रिएक्शन से आगे क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर रिड्यूस हो सकता है ना। ऑक्सीडाइज ये नहीं होगा, अब ऑक्सीडाइज नहीं होगा, +7 से ऊपर ये नहीं जा सकता। अब रिडक्शन में अगर देखें तो देखिए यहाँ पे बोला है कि a substance behave as a reductant only when any one of its element is present in its lowest possible oxidation state, lowest possible oxidation state में। यहाँ पे सल्फर के क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? -2, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ रहा है आपको अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। -2 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर वैसे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखाता है? मैम अभी ये तो +6 तक दिखाता है, और -2 से नीचे नहीं दिखाएगा। +6 तक दिखा सकता है ऊपर, पर -2 से नीचे नहीं दिखाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है? अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट मींस ये रिडक्टेंट हो सकता है। ये भी आगे पढ़ेंगे ना, +6 बिल्कुल पढ़ेंगे, +6 -6 सब पढ़ेंगे। हमने सब जो है ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स जो है उसमें पढ़ेंगे, तो ये बहुत अच्छे से हम वहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए तो ए सब्सटेंस बिहेव एज ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमारी आगे जो रिएक्शंस के टाइप होंगे रेडॉक्स रिएक्शन के, वहां पे भी काम आएगा। ए सब्सटेंस बिहेव एज ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट व्हेन हैविंग एन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे H2 है, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? H2 मैम, हाँ यहाँ पर +1 में, हाँ। और H कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? H2 तो +1 में मैम, H भी +1 में होगा ना। अच्छा, और O2 हमारा ऑक्सीजन में -1 में। हाँ, तो अगर वो +1 में है, वो -1 में, यानी कि दोनों क्या है? इंटरमीडिएट। ऑक्सीजन वैसे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखाता है ना? -2 भी दिखाता है, -2 से +6 तक। हाँ, तो +6 तक दिखाता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो हमको चाहिए, ठीक है। अब ये जो है H2O2 हमारा कहाँ पे काम देगा? हमारा मेन देगा रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स में,
रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स में जो है H2 मतलब मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। दोनों की तरह काम करेगा। जैसे गेहूं के साथ गुण भी पीसेगा, खुद का भी रिड्यूस करेगा, दूसरे को भी करेगा, ऑक्सीडाइज भी करेगा, दूसरे को भी वो करेगा। रिएक्शन पे डिपेंड हाँ, करेगा। वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर अंडर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट H2 की निकाल के बताएंगे मुझे? H2 की मैम मतलब H की जो है आप कैसे निकाल के बताएंगे मुझे? तो मैम यहाँ पर तो वो फिर आगे आएगा ना ये तो। हाँ, तो X ले लो आप इसको। तो मैम इसको 2x ले लेते हैं हाँ, क्योंकि दो 2x हैं ले लो। इसके एटम। हाँ। और साथ ही साथ मैम ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जनरली मैम इधर देखा जाता है -1 पर ऑक्साइड है मैम क्योंकि तो -1 देखा जाएगा तो ये -1 और 2 है मैम एटम और ये पूरे में चार्ज 0 है मैम। ठीक तो है। मैम 2x प्लस एक सेकेंड -2 इज इक्वल टू 0 तो मैम x जो आ जाएगा अपने पास +1। हाँ, तो X हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम O2 की निकालेंगे तो वो भी हमारा -1 आएगा। तो दोनों का सेम ही चार्ज आ रहा है, तो ये क्या होगा? दोनों को क्या, कौन सी रिएक्शन होते हैं अंडर? कौन सी रिएक्शन का टाइप हो गया ये हमारा? डिस्प्रपोर्शनेट। हाँ, उसमें भी हम ये H2O2 ही तो लेते हैं, इसी को तो हम करते हैं, तो वही हम वहाँ पे पढ़ेंगे, पर उसको जो है ब्रॉडली जिसे कहेंगे वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें अभी ये याद रखना है यहाँ पे, अगर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडेंट हुआ, कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिडक्टेंट हुआ, और अगर इंटरमीडिएट में है तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट में है, तो वो हम वही जो अपना डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में जो है वो पढ़ेंगे वही है। ठीक है, तो वो ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव भी करेगा, वो रिडक्टेंट की तरह बिहेव भी करेगा। ओके, क्लियर? चलिए, हाउ टू आइडेंटिफाई वाइदर पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एन ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रेड्यूसिंग एजेंट। ये अभी कुछ खास नहीं है इसमें, हमने जो अभी पढ़ा वही है कि अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रेड्यूसिंग एजेंट है, और अगर वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। ठीक है, तो वो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की दोनों की तरह काम करेगा, और वो डिपेंड किस पे करता है? हमारी रिएक्शन। मैम ये आगे पढ़ेंगे ना डिस्प्रपोर्शनेट। हाँ, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे अच्छे। तो अभी जो है वो हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि इसका एग्जांपल कौन सा था? H2O2। ओके, क्लियर? चलिए, अब है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब जो है मेन जो कहेंगे लीड पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ से आता है। अभी तक तो हमने जो मान लीजिए कि ऐसे कंसेप्ट से जो हमने सुप्तावस्था के कंसेप्ट जो थे वो पढ़े थे। अब जो है इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है वो यहाँ से आता है, जिसमें से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बहुत सारे हम यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे। जो पहला रूल जो है वो हमारे सामने ये है। इस रूल को कौन सा रूल कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। क्या है? इन अ कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड में -1 मानेंगे टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम -1 चार्ज किसको देंगे? जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और +1 चार्ज किसको देंगे? जो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, हाइड्रोजन हमें पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन हमें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस पे कौन सा चार्ज देंगे अंडर हम? मैम यहाँ पर -1। हाँ, तो इसको हम -1 चार्ज देंगे और इसको हम +1 चार्ज देंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -1 चार्ज होगा, ये +1 चार्ज होगा। ठीक है, देखो अगर ये चार्ज के व्यू से बनाया गया डायग्राम तो बिल्कुल सही है। अगर ये अंडर पेन पकड़ाएंगे मुझे, बट अगर ये जो है बॉन्डिंग के व्यू से देखें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही है ना? क्योंकि यहाँ पे हमें ये बॉन्ड बनाना होगा। अगर हम ये वाला बॉन्ड बना देते कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है, तो कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, तो कोवलेंट बॉन्ड में हमें ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें -1 +1 दिखा रहे हैं। ये रूल्स भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें कोवलेंट बॉन्ड बनाना था। अब ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ ऑर्डर्स हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका ये है, उसका वो है। तो आपको जो है मेन बच्चों इसमें से जो है ये याद रखना है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? फोन करते हैं सबको, तो फोन जो है वो आपको क्रम याद रखना है। फोन, ठीक है, टेलीफोन वाला फोन जो है वो याद रखना है कि फ्लोरीन ज्यादा है, देन ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो बहुत कम जो है इनमें से पूछा जाता है, ये तो हमें वैसे भी याद रखता है SCH, तो वो याद रखेंगे। ठीक है, तो मेनली क्वेश्चन हमसे बार बार यही इसी में से पूछे जाएंगे, तो हमें ये जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या था? कोवलेंट बॉन्ड होगा तो -1 असाइन करेंगे किसको? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। +1 असाइन करेंगे किसको? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सेकंड रूल है जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 मानेंगे? ठीक है, किसका? फ्री एटम का।
एटम इन फ्री और अनकम्बाइंड। क्या मतलब हुआ फ्री और अनकम्बाइंड? F2 फ्री है, किसी और से जो कंबाइन नहीं किया एटमॉस्फेयर हुआ। में मिलता है जैसे। हाँ, जैसा वो अपन को नेचुरल वे में मिल रहा है वैसा ही। Cl2 S8 P4 O2 जैसे हैं वैसे ही हमें मिल रहे हैं, अनकम्बाइंड स्टेट में है तो ये होंगे जीरो। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होगी, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जीरो होगा, क्योंकि ये अनकम्बाइंड है और फ्री है, एज इट इज हमें नेचर में मिलते हैं। सेकंड है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन कौन सी हो गई? डायमंड, ग्रेफाइट, फास्फोरस, हमेशा से पढ़ते हैं, कुछ ही बताने की जरूरत नहीं है। डायमंड में अगर सी का देखें तो सभी सी की ऑक्सीजन स्टेट जीरो मानी जाएगी। ग्रेफाइट में देखें तो जीरो मानी जाएगी, पी की मानी जाए। फास्फोरस में तो जीरो मानी जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ऑल मेटल्स इन एलओए, अब एलओए में जो मेटल्स है जैसे सोडियम है इसकी जीरो मानी जाएगी। जलमर सिल्वर में सिल्वर की जीरो मानी जाएगी। तो सभी मेटल जो हैं वो एलओए में जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो मानी जाएगी। किस किस में देखो, पहला तो अनकम्बाइंड स्टेट में हो, फ्री स्टेट में हो तो वो जीरो होगा, एलोट्रॉपिक फॉर्म हो और मेटल एलओए हो तो वो भी जीरो होगा। इससे पहले वाले में क्या पढ़ा? -1 +1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दो रूल्स जो हैं बहुत अच्छे से हमने पढ़ रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड रूल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज सेम एज द चार्ज ऑन इट। अब ये क्या है? हमें पता है Na पे चार्ज कितना होता है? +1। Na कौन से ग्रुप में आता है? मैम फर्स्ट ग्रुप में। हाँ, तो ये जो है हमारा एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल, एस ब्लॉक, वो उनका एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। एल्यूमिनियम +3 में रहता है, तो इसका जो इसके ऊपर चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं, ठीक है। एस जो है -2 में है तो -2 इसका मान लेते हैं। एन है -3 में होता है तो हम उसको -3 मानेंगे अगर वो मोनो है तो। अगर उसका तो कुछ एडिशन है तो फिर वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। जैसे कि एस जो है वो भी +6 तक दिखा सकता है तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। देखो परऑक्साइड के केस में ये -1 दिखाएगा। परऑक्साइड बॉन्ड कौन सा होता है अर्नव? H2O2। हाँ, H2O2 में जो होता है। सुपर ऑक्साइड -½ दिखाएगा। और ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड हम पढ़ते हैं? O2F2 और OF2। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दोनों में ऑक्सीजन प्लस में ही रहेगा। यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, यानी कि दोनों में ऑक्सीजन जो है वो प्लस में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बजाय किसके? एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो है किसमें, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा ऑक्सीजन? +2 में, बिल्कुल सही। और यहाँ पे +1 में रहेगा। बस यहीं पे जो है ये +1 +2 का लोचा हो जाता है किसमें? ऑक्सीजन में। बाकी ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल इजीली चलता है। यहाँ पे परऑक्साइड के केस में इसको -1 मानेंगे, वैसे हम -2 लिखते हैं। परऑक्साइड के केस में -1 मानेंगे। मतलब जनरली -2 होता है। जनरली -2 होता है, बट अगर हमारे पास परऑक्साइड का केस आता है उसके भी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे आगे तो और क्लियर कर लेंगे। तो -1 मानेंगे। सुपर ऑक्साइड जो है उसके लिए होंगे -½ मानेंगे। तो सुपर ऑक्साइड का अगर अंडा देखा जाए तो फॉर्मूला पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो कैसे बनाएंगे बेटा? मैम ये ध्यान नहीं। KO2 तो ये हमारा हो गया सुपर ऑक्साइड। और अगर बात करें परऑक्साइड की बात करें तो N2O2, हाँ N2O2 H2O2 कुछ ही बना मतलब Na2O2 और H2O2 कोई भी चल सकता है। जैसा कि हमारा जो वो हम पढ़ते हैं ना हेलिना की रब से फरियाद है ना, हेलिना की, तो उस ग्रुप वाले जितने भी होंगे वो शो कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, नहीं है ना, इसमें भी एक केस ये रहता है अपने पास कि इसमें अपन ये पढ़ते हैं ओपी सर ये पढ़ते हैं हम, हमारा वहाँ पे ट्रिक होती है। तो ये ऑक्साइड बनाता है, ये परऑक्साइड बनाता है और ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो हमें इस तरीके से इसको लेना होता है। इनऑर्गेनिक में आएगा। हाँ, ये इनऑर्गेनिक में जहाँ पे हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं ना वहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। एक बार रिमूव कर देंगे ना आप इसको। हाँ जी, तो परऑक्साइड जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सुपर ऑक्साइड -½ ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन जो है वो प्लस में दिखाएंगे O2F2 और OF2। ओके, चलिए तो रूल नंबर 5 हमसे क्या कहता है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। जनरली क्या होती है? +1 इन ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट क्या है? मेटालिक हाइड्राइड। वही हमारा NaH जो हमने अपनी पहली दूसरी स्लाइड में पढ़ा था। NaH में क्या है? ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू सोडियम। बहुत बढ़िया।
तो मैम ये टेबल अपन लोग अब करेंगे। ये टेबल जो है ये हमें अर्नब डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि सब कुछ मैं इस टेबल का डिस्क्राइब कर चुकी। चलिए अर्नब, हमें फटाफट से बता दीजिए कि ये टेबल क्या कहना चाहती है। मैम सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप आता है अपने पास एल्केलाई मेटल, जो कि है ना हेलिना की रब से फरियाद वाला है मैम। उसमें हमेशा मैम ये देखा जाता है कि वहाँ पर कांस्टेंट होती है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जैसे +1 ही दिखाएगा वो। लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब और तो जैसे ऑक्सीजन में अपन लोगों ने एक्सेप्शन देख लिए थे, पर दिख जाता है उसमें +1 मतलब -1 दिख जाता है। मतलब लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ऑलवेज, अगर भगवान भी कह दे ना तो अपन को नहीं मानना है, ना भी कहे तो भी मानना है। हाँ ठीक है, मतलब भगवान आके रोज अर्नब से कह के जाते हैं कि ये +1 ही रहेगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। एल्कलाई अर्थ मेटल जो है मैम उसमें भी यही कंडीशन होती है कि वो +2 शो करता है हमेशा मैम, वो भी। और मैम जो 13th ग्रुप में एल्यूमिनियम आता है वो +3 शो करता है, ठीक है, वो भी ऑलवेज करता है मैम। और मैम फ्लोरीन का एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये -1 ही शो करेगा। ये कभी भी +1 शो करेगा ही नहीं, करेगा भी। इसका क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? क्या मैम? क्या इसका कभी नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? इसका मैम रिडक्शन नहीं हो सकता। हाँ, इसका कभी भी रिडक्शन होगा ही नहीं। जितना ये रिड्यूस होना था उतना रिड्यूस हो चुका है भाई। जितने इसके पास पैसे कम होने थे हो गया -1 या और क्या लोगे भाई, इससे गरीब तो वैसे ही हो गया बेचारा, तो इससे जो है और नहीं ले सकते, तो ये ऑलवेज -1 में रहेगा। बहुत मैम जैसे कि अपन लोगों ने पिछले रूल में देखा कि हाइड्रोजन, मैम ये वैसे प्रायोरिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि पहले इसको देख लिया जाए, फिर इसको देख लिया जाए, फिर इसका चार्ज को देख लिया जाए, तो अपन लोग देख सकते हैं फिर हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन आता है तो मैम ये +1 शो करता है जनरली, है अगर वो नॉन मेटल से अटैच्ड हो, मतलब नॉन मेटल मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जैसे कि। लेकिन इसके अंदर क्या होगा मैम, नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर +1 इसलिए शो करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मेटेलिक हाइड्राइड्स हो गए, हाइड्राइड्स आ गए, बिल्कुल मेटेलिक हाइड्राइड्स आ गए, मेटल्स आ गए, तो वो NaH वाला एग्जांपल आ गया हमारा अगेन। बहुत अच्छा मैम अगली स्लाइड में देखते हैं अपन लोग। अगली स्लाइड में जैसे कि ऑक्सीजन अभी देखा था मैम, ऑक्सीजन में जनरली नॉर्मली -2 जैसे ऑक्साइड्स में पाया जाता है, तो -2 देखा। अब पर ऑक्साइड में अपन लोगों ने एक्सेप्शन देखा था इसका कि वो -1 देता है। सुपर ऑक्साइड में मैम -1/2 देता है। मैम ओजोनॉइड्स मैम KO3 होते हैं ओजोनॉइड्स, जिसमें O3 आ गया जिसके अंदर। हाँ ठीक है, ओजोन पाया जाए, तो मैम वहाँ पर भी जनरली -1/3, ठीक है। और मैम OF2 अपन लोगों ने अभी देखा ही था कि वो +2 शो करता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। तो मैम Cl, Br और I ये जनरली -1 शो करते हैं, लेकिन इनकी रेंज होती है मैम, आपने अभी बताया कि -1 से +7 तक। तो मैम इनकी भी वेरिएबल रहती है, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, +1, +3, +5 और +7 चलती है। जैसे कि इस कंपाउंड में देखते हैं तो मैम इसका -2 था, कलर चेंज कर देता हूँ मैम, इसका -2 था, तो -2 मैम यहाँ पर 6 और +1, तो मैम ये +5 में दिखाएगा। तो मैम जनरली +6 था, 6 में से 1 माइनस, ओके 5 हो गया। क्लोरीन यहाँ पर +5 दिखा रहा है, तो इसलिए ये चेंज हो सकता है। Ag का मैम ये भी +1 रहता है। तो मैम ये टेबल थी जो कि मतलब इससे अपन लोग याद कर सकते हैं पूरे अच्छे से, और प्रायोरिटी टेबल थी। तो मतलब पूरे जो रूल्स हम जैसे मैंने आपको एक रूल में बताया, वैसा जो है पूरा एक टेबल में जो है हमको टेबल की फॉर्म में जो है वर्णम ने समझा दिया है बहुत अच्छे से कि कहाँ पे +1, कहाँ पे +2, कहाँ पे +3, -1, और कहाँ पे साथ साथ इन्होंने हमें ये भी बताया कि एक्सेप्शन कहाँ पे बन रहे हैं इसके। भाई देखो इनऑर्गेनिक तो भरी हुई एक्सेप्शन से ही है ना। जहाँ पे इनऑर्गेनिक का हमारा कोई क्वेश्चन सही होने वाला होता है वहाँ पे वो गलत हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्शन आ जाते हैं जिनका कोई भी तोड़ नहीं है, वो रटने ही पड़ेंगे। मैम वैसे है तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन इसमें भी लॉजिक है, दिख रही है मैम लॉजिक। बट इसमें लॉजिक ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर हमको दिख रही है, तो रटने वाला यहाँ पे कुछ नहीं है, और रटना हमको है ही नहीं, हमें तो समझ के चलना है ना, क्योंकि रटेंगे तो एग्जाम में जाके गुल हो जाएगा हमारा। तो परऑक्साइड वो भी मैंने आपको बता दिया, सुपर ऑक्साइड। अभी इनके एग्जाम्पल्स जो है परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है हम पढ़ेंगे, तो हमारा बहुत अच्छे से जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन हमें बताया अर्णव ने KClO3 में ये +5 में ये +1 हो गया, देन वहां पे 3 2 6, 6 में से 1 गया 5, तो +5 हो गया, और यहाँ पे Ag +1 दिखाता है। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के हमने रूल्स ऑलमोस्ट पूरे कर लिए हैं। अब जो है इसका 6 नंबर रूल जो आई थिंक है अलजेब्रिक वाला। ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्रेजेंट ऑन पॉलीएटॉमिक आयंस, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स। क्या बता रहा है देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, पॉलीएटॉमिक ये दिया हुआ है में SO4, ठीक है, -2। यहाँ पे ये हमको ये कह रहा है कि इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट को इज इक्वल टू कर दूं मैं -2 के, तो इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट से भी -2 ही आएगा, अलजेब्रिक सम जो है वो -2 ही आएगा। आप देखो अर्णव यहाँ पे क्या है, +6, ठीक है, 4 2 8, और 8 - 6 =
-2 हाँ, तो माइनस का है तो -2, क्योंकि हमारे पास 6 जो है वो माइनस का मतलब होगा। 6 - 8 = हाँ, -2 तो यहाँ पे -2 सेम केस जो है वो हमारा यहाँ पे रहेगा 03 -2 आंसर आएगा हमारा यहाँ पे भी। इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पे भी यही हमें ये रूल कह रहा है। रूल में जो भी भाषा लिखी हुई है नहीं समझ में आ रही छोड़ दो, याद रखो अपने एग्जाम्पल्स को याद रखोगे तो बहुत अच्छे से जो है वो लिख पाओगे। और मतलब बहुत मैम यहाँ अच्छे पर से याद कार्बन रखोगे। का अपन लोग निकाल सकते हैं कि जैसे इसका 6 हो गया और -6 हो गया, तो -6 वहां पर जाकर मैम क्या हो गया +4 की हाँ, फॉर्म में यहाँ पर दिखाई हाँ, देगा तो अपन ये को। उस फॉर्म में दिखाई देगा। मतलब ऑलमोस्ट देखिए तो -2 ही हमारे पास आंसर आएगा। तो यही ये कह रहा है कि एल्जेब्रिक सम जो है वो उन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल ही आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, तो 6 नंबर रूल हमें ये कह रहा है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट 7th नंबर रूल, रूल्स असाइनिंग फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। ऑलमोस्ट मैं आपको ये बता चुकी हूँ। यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है ए का, बी का। अभी टेबल में आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी। क्या मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी, ये दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पे मैंने आपको साइड दिखाया है, अज्यूम करना है आपको कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ए है, बी है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे -1 चार्ज, तो इसका +1 चार्ज। अब आ गया डबल बॉन्ड, -2 +2, कोई भी इसमें मतलब मैम एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो उसके हिसाब से ही +1 -1, अगर 2 टूटेंगे तो 2 +2 और -2 3 टूटेंगे हाँ, तो 3 हाँ, तो यहाँ पे अपन को कुछ भी जो है कोवेलेंट बॉन्ड में तो बहुत इजी केस रहता है कि अगर 3 बॉन्ड है तो +1 -1, अगर सॉरी 3 बॉन्ड है तो +3 -3, 2 बॉन्ड है तो +2 -2 और 1 बॉन्ड है तो +1 -1। बात तो जहाँ पे जाते हैं केमिकल लोचा जिसे कहते हैं वो आ जाता है हमारा किसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। आइए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वही ऑक्सीडेशन नंबर ए बी वो दे रखा है, अज्यूम करना है कि बी का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। अब इसके केस में देखिए क्या हुआ कि इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अन्ना प्लीज मार्कर कम वो चेंज कीजिए कलर। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पर इसमें अगर इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि कौन दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन होते हैं जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एलिमेंट शेयर करता है। अब यहाँ पे ए ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहा है, ए ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, बी की। तो इस केस में आपको +2 -2 लगाना है। मतलब एज ए मैम डबल बॉन्ड की तरह काम कर सकता है। एज ए डबल बॉन्ड आप इसको मान सकते हैं, बट चेंज किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी ज्यादा है ना, नेगेटिव भी ज्यादा बेचारा और देना भी इसको ही पड़ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों 0, मैच ड्रॉ हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, अगर ऐसा होता है भाई नेगेटिव भी है ज्यादा है, बेचारे नेगेटिविटी भी दिमाग में पूरी भरी हुई है और उसी से आप बोल रहे हो भाई हमारा काम और कर दो, तो वो और काम करेगा तो क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा, सामने वाले को भी 0 कर देगा। हाँ, तो पहले कुछ बेचारे के पास, उससे वो अपन और कह रहे हैं कि भाई और भी दे दो और भी दे दो, तो वो भी 0 है और वो देने वाले को भी क्या देगा, तो वो भी हमारा 0 हो जाएगा। तो दोनों जो है वहां पे 0 हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे और देखते हैं कि आप उसको सही कर पाते हैं नहीं। अब 2 इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे मेरे पास है HCN और वहां पे मेरे पास HCN, बस मैंने थोड़ा सा उसका उल्ट फुल्ट कर दिया, क्या उसका तीनों एलिमेंट्स का क्रम जो है वो मैंने उल्ट फुल्ट कर दिया। ठीक है, अब अर्णव यहाँ पे देखिए कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। 3 बॉन्ड किससे बनाए, नाइट्रोजन से। 1 बॉन्ड किससे बनाया, हाइड्रोजन से बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे +-3 लगा दूं। यस मैम, यहाँ पे -2 लगा दूं मैम। कैसे, यहाँ पे -2 लगाऊंगी क्या, +3 आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं यही देख रही थी अर्णव कि आपका ध्यान है या नहीं है। ठीक है, एक बार इरेज कीजिए, इरेजर दीजिए मुझे। चलिए पेन चूज कीजिए एक बार, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ये जो है वो +3 में आ गया। अब इससे अगर बात करें तो ये किस में है मैम, ये +1 में, ये +1 में है, तो यहाँ पे ये हमारा किस में हो जाएगा, -1 में। ये बात मुझे यहाँ पे देखनी थी आपको। यहाँ पे जो है आप प्लस माइनस का लोचा समझते हैं कि नहीं समझते। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल हाइड्रोजन जो है वो हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा, कार्बन जो है वो हमारा किस में रहा, +2 में। कार्बन जो है वो हमारा +2 में रहा और नाइट्रोजन जो है वो हमारा -3 में रहा। तो ये रहे हमारे तीनों। अब आ जाते हैं हम इस तरफ, यहाँ पे अगर देखें तो भाई कार्बन ने तो नाइट्रोजन ने अपन 3 बॉन्ड बना लिए, तो नाइट्रोजन तो हो गया सेटिस्फाई, कार्बन सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कार्बन ने क्या किया, अभी 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे इसको। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, नाइट्रोजन ने एक यहाँ पे बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा लास्ट में आ रहा है, घूमता फिरता कहीं से
इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा आ चुका है। नाइट्रोजन जो है उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है कार्बन के साथ। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने यहाँ पे 2 बना रखे हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, क्या चार्ज है अर्णव इस पे? -2। -2, बिल्कुल सही। और यहाँ पे +2। +2। और इधर देखें तो मैम ये +1 और यहाँ पे -1। -1। ओके, अब ये जो है हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। वही बात नेगेटिव था, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उससे कार्बन और कह रहा है भाई मुझे और दे दे और दे दे। तो इसने क्या किया, ये इसका हो गया दिमाग खराब, तो इसने इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया। भाई मैं भी वो वाला रूल काम आ गया जो सेकंड वाला जो था। अभी जो हमने इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो रूल पढ़ा था, सॉरी, हाँ ये वाला रूल जो हमने पढ़ा था, इसी रूल को मैंने आपको बोला था असाइन करेंगे अभी के अभी हम। तो क्या हुआ, इस ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव था, फिर इसने और मांगना शुरू कर दिया। तो बेचारे ने क्या किया, खुद भी 0 हो गया और उसको भी 0 कर दिया कि तू भी 0 रहे मैं भी 0 रहूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0 0। तो ओवरऑल अगर देखें तो इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हुई अर्णव? +1। इसकी -3, इसकी +2। अब ये देखिए इसमें और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही रही है। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रही है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रही है। तो यानी कि अगर हम उसमें बॉन्डिंग कर रहे हैं तो बॉन्डिंग के लिए जो भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो रहेगी सेम। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे हम N इधर लगा दें चाहे हम C उधर लगा दें, तो वो जो है अपने उतने इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर लेगा। तो ये था हमारा जो रूल नंबर 8 था, उसको हमने असाइन करके देख लिया। बहुत अच्छे से अच्छे समझ में आया आपको। चलिए रूल नंबर 9, the sum of oxidation number of all atoms in a species is equal to the net charge on the species। मतलब मैम वो पॉलीएटॉमिक वाले ही हाँ, कंडीशन, पॉलीएटॉमिक वाली ही कंडीशन है। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है तो 0 रहेगा इक्वल में। ठीक है, और यहाँ पे -2 चार्ज है, पॉलीएटॉमिक है तो यहाँ पे -2 रहेगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रूल्स जो है वो उसमें से एक बार गो थ्रू होना हमारे लिए जरूरी था, पर बहुत सारे रूल्स जो है हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अब आती है बात फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा उलझाने वाला टॉपिक है, देखेंगे अब। इसमें हम अर्णव की भी हेल्प लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज Fe3O4। ठीक है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है किसमें, Fe3O4 में। ऐसे निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe + 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O और इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा है, न्यूट्रल दे रखा है। तो हो गया 3x, हमें Fe का निकालना है तो x लिख लिया, +4 -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू +8/3। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऐसे आएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो FeO ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe यहाँ पे क्या है, +2। ये भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। Fe2O3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इसमें क्या है, +3। अब ये कैसे हो गया, देखिए अगर हम इसकी देखें कि इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना के देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास फेरस, आयरन, तो 1 2 3 ऑक्सीजन हमारा, एक ऑक्सीजन और रह गया, तो ये ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जो है अर्णव हमें ये असाइन करके बताइए। येलो कर देती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब इसमें अर्णव मुझे ये बताइए कि कितने फ्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं और कितने फ्लोरीन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ सॉरी, कितने आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे और कितने आयरन जो है वो आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। चलिए तो मैम सबसे पहले वो इसके अंदर ये करेंगे कि जैसे कि मैम ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, ऑक्सीजन है बिल्कुल डेफिनेटली। ये कोवेलेंट बॉन्ड हटाया तो ये -1 और ये +1, ये +1 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। इससे मैम आया तो ये +1, ये -1, ये -1 और ये +1। ठीक है मैम, ये +2 दिखा रहे हैं मैम। यहाँ पर भी एक और है तो यहाँ पर +1 -1, यहाँ पर भी एक और है मैम तो +1 -1। ओके मैम, ओके। तो मैम यहाँ पर तो दिखा रहे हैं ये पूरा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, बिल्कुल सही। और मैम ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, बिल्कुल सही। यानी कि 2 जो है वो हमारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं और एक जो है वो हमारा क्या दिखाएगा अर्णव, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये वाला Fe जो है वो हमारा दिखाएगा, क्योंकि 1 इसका 1 इसका, +1 इससे, ये -1 ये -1, तो मैम +2 ये दिखा रहा है। हाँ मैम थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये +8/3 कैसे आया, थोड़ा सा मेरे को
क्या लग रहा है आपको प्लस 8/3 बताइए। मैम जैसे कि मेरे को लगा कि 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो मैम मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर एवरेज है इसका, कि जैसे कि देखा जाएगा 3 + 2। हाँ, तो 3 + 3 + 2 ओके। मैम 8 हो गया ये। हाँ। 8 हो गया और 3 आयरन है। हाँ, तो 8/3 एवरेज निकल गया इसका। तो मेरे को लग रहा है कि वो एवरेज देता है। और अगर ये अपन लोग अलग अलग इसका निकाले ना एफ का, तो एक 2 का +3 देता है और 1 का +2 देता है। हाँ, तो ये है कि अगर हम एवरेज हमसे पूछा जाएगा तो अर्नव हम कौन सा बताएंगे, वो वाला। ये वाला बताएंगे। और अगर हमसे पूछता है कि Fe का बताइए, अलग अलग Fe कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्या दिखाएंगे, +3 +3 +2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम करेंगे। ये तो ये क्या पे +2 +3 +3, तो ये भी 8/3 होगा। 3 + 3 6 7 8 8/3 होगा। और वैसे भी हुआ 8/3 होगा। पर अगर आपसे पूछता है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है तो आप उस ऐसा बताएंगे। अगर आपसे पूछता है तो Fe का बताना है तो आप उसका अलग अलग ऐसे बताएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अपने को आंसर जो है वो उस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, Fe3O4 एग्जिस्ट एज FeO। अर्नव एक सेकंड हमें, अच्छा मेरी तरफ ही है ना। हाँ, तो Fe3O4 एग्जिस्ट एज FeO प्लस FeO.Fe2O3, तो इसका आप निकालेंगे तो भी ये 8/3 ही आएगा। ठीक है, ओवरऑल जो है वो हमारे पास 8/3 आएगा। हमने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देख ली। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, यही देखा हमने, 8 आया था जो हमारा। अपॉन में क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर से हो गया 8 और 3 एटम्स है अपने पास। हाँ, तो 3 तो 3 हो गया, तो 8/3 जो है वो हमारा आंसर आ गया। अब इसी के जैसा एक और एग्जांपल जो है वो हम करके देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है अर्नव बिल्कुल उसके जैसा ही बनेगा। एक बार ड्रॉ करके देखना चाहेंगे आप? वैसे ही बनेगा मैम, सेम बिल्कुल सेम वैसे स्ट्रक्चर बनेगा, सेम वही आंसर आया। सिर्फ मैं आपको एक बार वापस याद करवाना चाह रही हूँ। ओके मैम, तो बेंजीन वाली स्ट्रक्चर टाइप ही कुछ बना दीजिए और फिर इसको अरेंज कर दीजिए। बहुत अच्छा, ठीक है। और सेम केस जो है इसमें हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सेम केस उसमें रहेगा, 2 उसमें +3 में रहेंगे, एक उसमें जा ये करेगा, वाला +3 पे रहेगा। हाँ, और वो +3 पे रहेगा और वो हमारा +2 पे रहेगा। तो सेम इसमें भी 8/3 जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हो तो Pb3O4 को भी ट्राई करके देख सकते हैं। सेम जो है इसका केस रहेगा। ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए बताया गया है। स्ट्रक्चर भी सेम रहेगी, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगी, केस भी सेम रहेगा और 8/3 ही इसका आंसर आने वाला है। ओके, तो चलिए अब बहुत जो इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके मैम, चलिए तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में फर्स्ट है कैरोज एसिड H2SO5। अब जो है हम जो भी एग्जाम्पल आपके सामने लाएंगे उस एग्जाम्पल को आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और आपका जो कहेंगे आवाम की आवाज़ जो है वो बनेंगे अर्नव। अर्नव जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे अर्नव के आंसर के साथ। चलिए अर्नव, इसको पहले तो अपन फॉर्मूला मेथड से करके देख लेते हैं। चलिए इसको फॉर्मूला मेथड से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। ओके मैम, तो मैम इसके अंदर फॉर्मूले मेथड के साथ अपन लोग देखेंगे कि S का निकालना है अपन को। तो x + 10 सॉरी ये -10 होगा। अर्नव इसे आप डायरेक्ट ना करके एक बार ओपन फॉर्म में कर सकते हैं ताकि बच्चे जिनको नहीं समझ में आता तो उनको समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक बार इसको आप डायरेक्ट ना करें, पूरे तरीके से सॉर्ट आउट करें। मैम यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 है, 2 के लिए +2 हो जाएगा। हाँ, साथ ही साथ मैम सल्फर का निकालना है तो x। हाँ, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मैम -2 होता है, 5 के लिए मैम -10 होगा। ठीक है, तो -10 हो गया। और मैम ओल चार्ज 0 है, 0 है, बिल्कुल सही। मैम यहाँ पर से x आ जाएगा अपने पास 8 +8 और जो कि मैम सल्फर मेरे को लगता नहीं कि करता है। हाँ, तो सल्फर जो है वो हमारा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, वो हमेशा +6 तक दिखाता है, मिनिमम -2 दिखाता है और मैक्सिमम +6 तक दिखाता है। तो फॉर्मूला मेथड से तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चरल मेथड से। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनके आप शो नहीं कर सकते किससे, फॉर्मूला मेथड से। उनकी स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि मैडम कितने कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर हम याद करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में आती
आती जाएगी तो वो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पाएंगे। मतलब ठीक है ना? मतलब मैम अगर यहाँ पर मिस्टेक, मतलब यहाँ पर अगर गलत है हाँ, तो अपन तो को वही आपको करना खुद को ही पता चल जाएगा कि ये तो +1 दिखा रहा है तो +1 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे जो है इसका स्ट्रक्चरल मेथड जो है वो लगाना पड़ेगा। चलिए अब स्ट्रक्चरल मेथड से शो करने की कोशिश कीजिए। जो मैंने आपको बताया था, नेगेटिव है तो माइनस चार्ज दीजिए, पॉजिटिव है तो प्लस चार्ज दीजिए। अब अर्णव आप मेरी सीट पे आ जाइए और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ बाकी आप सब भी जो है शुरू कीजिए अपनी कॉपी में सॉर्ट आउट करना इसको। ओके मैम। मैम जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैम इसको देंगे अपन लोग -2 और यहाँ पर ही -2, मैम इसको +2 और मैम इसको भी +2 देंगे। +2। तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसमें भी 2 केस बताए थे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अगर उसके पास ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास से ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो तो था, वो कौन सा था, उल्टा केस था, 0-0 था। अब जो उल्टा उसमें हुआ तो उसमें -2 और +2 लगा देते थे। जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं अर्णव? जा रहे हैं मैम, जा रहे हैं। चलिए तो चलिए इसको लिखिए आगे अर्णव। और मैम यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ हाँ। लगा हुआ है सल्फर के साथ। बिल्कुल सही। तो मैम इसका तो -1 और इसका +1, बहुत और मैम अच्छा। इसका +1 और इसका -1, तो मैम इसका ओवरऑल चार्ज अपने पास +6 आ रहा है। +6 आ रहा है। और अर्णव आपका फॉर्मूला मेथड से कितना आ रहा था? +8 आ रहा था, जो कि गलत था, है ना? तो स्ट्रक्चरल मेथड जो है वो एकदम एक्यूरेसी देता है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर जो है वो हमें देगा। तो जो भी आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। जितना आप प्रैक्टिस में उसको लाएंगे उतना आपके लिए वो ईजी होता जाएगा। एक पॉइंट तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला आ गया। दूसरा पॉइंट अर्णव मैं यहाँ पे आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगी कि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानी जाएगी? मैम इसके लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैम एक अपन लोगों ने रूल पढ़ा था जिसके अंदर 0-0 भी दे देते हैं अपन लोग। हाँ, तो जहां पे जो मोनो एटॉमिक थे वहां पे हम क्या कर देते थे? 0-0 दे देते थे। S8 पढ़ा था, P4 पढ़ा था, O2 पढ़ा था। तो यहाँ पे O2 का केस ही हो रहा है तो हमने यहाँ पे 0-0 दे दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या देंगे अर्णव आप? मैम यहाँ पर +1 देंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पर -1 देंगे क्योंकि बिल्कुल सही। तो ऐसे ही आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। यहाँ पर भी यही होगा, सेम उसमें उस केस जो है उस तरफ भी होगा। तो इसमें हमने 2 जो हमारे रूल्स हैं वो पढ़ लिए। कौन कौन सा रूल पढ़ा अर्णव? एक तो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पढ़ा कि -2 +2 होता, और अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ऐसे होता अर्णव तो फिर 0-0 हो जाते। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर ऐसे तीर बना हुआ है या फिर इस तरीके से S ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा O है तो यहाँ पे -2 +2 चार्ज हो गया। तो बहुत अच्छा। कैरोज एसिड में सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यानी कि हमारा सेंट्रल एटम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये देखिए +6 आ गया, हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया, आप सबका भी बिल्कुल सही आया होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये। अब इसके बॉन्ड्स जो हैं वो हम ले लेते हैं ये। तो हमारे पास है मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड की बात कर रहे हैं, H2S2O8। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये सब दिया हुआ है। तो अर्णव शुरू करते हैं सल्फर से। चलिए एक्स वाले तरीके से करके देखें मैम। हाँ जी, पहले ट्राई कर लीजिए एक्स वाले तरीके से। मैम वहाँ पर हाइड्रोजन का मैम H2S2 इस तरफ करना चाहते हैं आप? नो मैम, कलर चेंज करना चाह रहा था मैम। चलिए तो मैम इसके अंदर जैसे कि H2 का हो गया +1, तो मैम +2 +2 सल्फर है मैम, तो 2x प्लस O8 है मैम, तो -2 होता है तो -16 हो जाएगा मैम। ये इक्वल टू 0, ओवरऑल चार्ज 0 है मैम। ओके ओके मैम। 2x इज इक्वल टू मैम आ गया +14। ओके, और x इज इक्वल टू +7 आ गया। अब मैम अब ये भी 7 आ गया। तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी केमिकल लोचा, यहाँ पे भी जो है हमारा काम नहीं करेगा फॉर्मूला मेथड, तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रक्चरल मेथड लेना पड़ेगा। अब इसको एक बार इरेज कर देते हैं और अब हम चलते हैं हमारे स्ट्रक्चरल मेथड पे। चलिए अर्णव, स्ट्रक्चरल मेथड के अकॉर्डिंग सल्फर को क्या नंबर देंगे आप? मैम पहले तो दो डबल बॉन्ड है मैम, और इसके अंदर मैम ये -2 देगा, ठीक है, +2, ठीक और है, ये -2 बिल्कुल सही, ये +2, बिल्कुल सही। इस 2 कोवेलेंट बॉन्ड के बारे। हाँ, तो ऐसे ही आप लोग भी कॉपी में कर रहे हैं ना, साथ साथ फटाफट से कॉपी में करने की कोशिश कीजिए। और मैम उसी तरीके से मैम यहाँ पर -1 और मैम यहाँ पर +1, ओके, यहाँ पर भी +1 और यहाँ -1 इस ओके, ऑक्सीजन के कारण, इन दो ओके। से मैम ओवरऑल चार्ज इसका भी +6 आ रहा है। तो इसका भी +6 आ रहा है। और हमारा फॉर्मूला मेथड से कितना आया था अर्णव इसका?
मैम +7 आया था। +7 आया था, यानी कि एक्यूरेसी उसमें नहीं थी। ये +6 आ रहा है, तो स्ट्रक्चरल मेथड जो है वो एकदम एक्यूरेट मेथड है। अब इस तरीके से ये वाले सल्फर का देखें तो अर्णव, मैम इस तरीके से ये भी +6 ही आएगा मैम, क्योंकि इसके अंदर सेम ही एटम से जुड़ा हुआ है, तो दोनों सिमेट्रिक है ना मैम पूरा। ठीक है, तो इसमें भी हमने डबल बॉन्ड वाला एक तो कंसेप्ट लगा लिया। सेकंड हमारा यहाँ पे भी ओ आ रहा है, तो यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट भी अगेन रिपीट हो सकता है। ठीक है ना, 0-0 हो जाएंगे, तो ये 0-0 हो जाएंगे एक दूसरे के बीच में। तो ओवरऑल ये है कि हमें जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को माइनस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को माइनस, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस चार्ज जो है वो देना है। बस बाकी जो है हमारा काम हो जाता है। तो देखिए आंसर भी वेरीफाई हो गया, +6 है, बिल्कुल सही। तो मार्शल्स एसिड में जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्रोमियम ऑक्साइड। अर्णव ये स्ट्रक्चर आपको कैसी लग रही है? मैम बटरफ्लाई शेप लग रही है। हाँ, तो ये बटरफ्लाई जैसी ही लग रही है और इस स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ही हम कहते हैं। तो अर्णव अब आप क्या करेंगे, अब आप भी क्यों क्या करेंगे कि पेन और कॉपी यूज नहीं करेंगे। आप सिर्फ इसको देखिए और मुझे सीधा काउंट करके बताइए। मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवा दी है, तो अब मुझे आपसे होप ये है कि बिना पेन कॉपी यूज किए आप मुझे इसका आंसर जो है वो बता देंगे। चलिए अर्णव क्रोमियम का बताइए। मैम क्रोमियम में देखा जाए तो मैम यहाँ से +2, यहाँ से +1, यहाँ से +1, यहाँ से +1, यहाँ से +1, तो मैम ओवरऑल चार्ज इसका +6 आया। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज जो है इसका +6 आ गया। ठीक है, अर्णव ने भी बहुत इजीली फाइंड कर लिया, आप भी कर चुके होंगे। अब यहाँ पे बात होती है ये ऑक्सीजन की, जो साइड वाले ऑक्सीजन है हमारे, ये कैसे सिचुएशन में अर्णव? मैम ये पर ऑक्साइड लिंकेज है। हाँ। और इसके अंदर मैम इन दोनों के बीच में तो 0-0 रहेगा, इन दोनों के बीच में भी 0-0 रहेगा, और यहाँ पर इसके कारण -1, -1, -1, और इसके कारण -1। बिल्कुल सही। ये वाली जो लिंकेज है हमारी, ये वाली लिंकेज जिसे इसको हम नाम देते हैं परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज, क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ परऑक्साइड लिंकेज है, इसके कारण, इस बॉन्ड के कारण इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, 0-0 ये रहेंगे। तो क्रोमियम जो है कुल मिला के +6 जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमें दिखा रहा है किसमें, क्रोमियम ऑक्साइड परऑक्साइड में। आंसर भी वेरीफाई हो गया, +6 आ गया हमारा, बिल्कुल सही। तो ये था हमारा एक और एग्जाम्पल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज C3O2। C3O2 में अब यहाँ पे भी हमें कॉपी पेन यूज नहीं करना है। स्ट्रक्चर हमें पता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसका बताइए अर्णव, मान लीजिए मैंने जो है इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया। अब मैं अगर अर्णव आपसे पूछूंगी 2 नंबर जो कार्बन है वो मेरा, वो कितनी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा? क्या ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा? मैम 0 0 दिखाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेम से जुड़ा हुआ है। अब जो थर्ड की बात करें तो मैम जो थर्ड है वो दिखाएगा मैम +2, थर्ड +2 दिखाएगा, और एज इट इज वो भी फर्स्ट भी हमारा +2 दिखाएगा, क्योंकि ये हमारा -2 दिखाएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये +2, वो +2, वो -2 और वो -2, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से अगर हमें स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत अंदाजा है, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, अगर आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपसे बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, उसके 2 कार्बन तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और जो 1 कार्बन है वो हमें 0 ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो शो करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है Br3O8। ये फ्रैक्शनल भी दिखाएगा हमें, जो है एक बार सबका निकाल के देख लेते हैं, देन हम इसका फ्रैक्शनल देखते हैं। पहले मैम वो वाले x वाले तरीके से देख लें। चलिए x वाले तरीके से ट्राई करके देख लीजिए। मैम x वाले तरीके से मैम इसके अंदर आएगा, ब्रोमीन का निकालना है अपन को, तो 3x मैम, ओके, -2 × 8 16 = 0, तो मैम x = फ्रैक्शनल आ रहा है मैम। फ्रैक्शनल तो हमारा आ गया, ठीक है। फ्रैक्शनल 16/3 इन्होंने भी हमें दिया है। अब हम वैसे ट्राई करके देखें हमारे स्ट्रक्चरल मेथड से अर्णव। तो मैम स्ट्रक्चरल मेथड इन पे भी हम अर्णव ऐसे करते हैं, इनको नंबरिंग दे लेते हैं, Br1, Br2, Br3। चलिए, इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ, इसको मैं नंबर 2 दे देती हूँ, और इसको मैं नंबर 3 दे देती हूँ। चलिए, तो अर्णव ब्रोमीन सेकंड से शुरू करते हैं। ब्रोमीन फर्स्ट से नहीं, ब्रोमीन सेकंड से शुरू करते हैं, बताइए। मैम ये दिखाएगा +2 सॉरी, तो अर्णव ये +2 कैसे दिखा रहा है? ब्रोमीन है तो -2 एक सेकंड में। अर्णव हमने एक रूल पढ़ा था, आपने वो रूल बहुत अच्छे से हमको डिस्कस किया था टेबल के अंदर, है ना। तो ये प्लस दिखा सकता है ना। ठीक है, चलिए अब बता दीजिए हमको फटाफट से। +2, हाँ, यहाँ पर भी +2,
और मैम यहाँ पर 0, तो मैम ये पूरा बीच वाला जो सेकंड नंबर ब्रोमीन है ना वो +4 दिखाएगा। तो बिल्कुल सही, +4 चार्ज दिखाएगा। मैंने आपको अलग अलग जो है यहाँ पे एलिमेंट्स क्यों लिए हैं, ब्रोमीन, क्योंकि जो है हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं ताकि वो रूल्स जो है वो हमारे एक बार मेमोराइज हो जाए। जैसे अभी अर्णव ने सोचा एक बार, अरे ऐसा हो सकता है ना, वैसे आप लोगों ने भी सोचा होगा। तो अर्णव हमारा फर्स्ट ब्रोमीन कैसे दिखाएगा, देखिए मैम यहाँ पर ये +2 दिखाएगा, यहाँ से भी +2 दिखाएगा मैम, यहाँ से भी +2 दिखाएगा, यहाँ से 0 दिखाएगा, तो मैम इसका ओवरऑल चार्ज +6 आएगा। +6, बहुत अच्छे मैम उसी तरह उसमें भी +6 आएगा। तो इसमें भी +6 आएगा क्योंकि सेम जो है बॉन्डिंग हो रही है, सेम जो है एटम से घिरा हुआ है ये, ठीक है ना। चलिए आंसर वेरीफाई और करें। मैम ये अगर फ्रैक्शनल आया इसका मतलब ये एवरेज है इसका। हाँ, तो ये भी सेम आएगा अर्णव। देखिए 6 + 6 12, 12 + 4 16 और 3 है, तो फिर अपॉन 3। ओके, तो वेरीफाई करते मतलब हैं। ये गलत नहीं है मैम, है ना? नहीं, ये गलत नहीं है, लेकिन एवरेज है उसका। एवरेज है इसका। +6 अगर हमें ये बोल दिया जाए कि एक एक कार्बन का एक एक ब्रोमीन का निकालिए तो हमें वो मेथड चाहिए होगा, है ना। +6 +4 बिल्कुल सही अर्णव आपका, और +6 आंसर भी वेरीफाई हो गए। तो बहुत अच्छे से ये भी हमारा एग्जाम्पल जो है वो क्लियर हो गया, बहुत अच्छा अर्णव। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राथायोनेट आयन S4O6-2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो है हमारा इक्विवेलेंट वेट में भी बहुत काम आने वाला है, तो इसकी स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। चलिए अर्णव, अब यहाँ से बात करते हैं। सल्फर को नंबर अगर दे दें तो सल्फर नंबर 1, सल्फर नंबर 2, सल्फर नंबर 3, सल्फर नंबर 4। अर्णव मैं ये चाहूंगी कि आप यहाँ पे येलो कलर का पेन यूज कीजिए ताकि हमारा आंसर जो वेरिफिकेशन में आएगा वो हमें शो हो। चलिए मैम इस डबल बॉन्ड के साथ मैम ये दिखाएगा +2, यहाँ से भी +2, मैम यहाँ से +1, तो मैम ये ओवरऑल दिखाएगा +5, यहाँ से तो 0 ही दिखाएगा मैम। तो ये +5 दिखाएगा, तो अर्णव वो वाला भी +5 दिखाएगा क्योंकि सेम बॉन्डिंग है। अब बीच वाले दो का क्या होगा हमारा? मैम बीच वाले दो 0-0 में ही रहेंगे। हाँ, तो बीच वाले 0-0 में ही रहेंगे, तो ओवरऑल सल्फर का कितना हुआ? 5005। और अगर फ्रैक्शनल वगैरह में देखें, इसका अगर मैं ये बोलूं एवरेज निकाली तो अर्णव क्या रहेगा? मैम इसका रहेगा 10/4। 10/4, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमने इसको भी जो है डिस्कस करा। टेट्राथायोनेट आयन 10/4, 2 सल्फर हमारे +5 दिखा रहे हैं और 2 सल्फर हमारे 0-0 को शो कर रहे हैं। तो ये था हमारा टेट्राथायोनेटो आयन। ओके, देखिए +5 आंसर भी वेरीफाई हो गया हमारा, +5। चलिए अब है हमारे पास ये, इसमें तो अर्णव हमने वैसे भी चार्जेस लिखे हुए हैं पर एक बार डिस्कस हम जरूर करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है Na2S4O6। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ से अगर देखें तो हम सल्फर की बात करें तो पहला सल्फर अर्णव कैसे कर रहा है, ये -2 + 2, बिल्कुल इजी, +2 +1 और 0। हाँ मैम वो मतलब पिछले वाला ही है, बस उसमें है ना सोडियम जोड़ दिए 2। हाँ, सोडियम जोड़ दिए हैं, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो एकदम सेम है। यहाँ पे भी हमारे डबल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड ही आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें भी हमने नहीं लिया है कहीं पे, तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सोडियम जो है हमारे पास पहली बार आया है, जितनी हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं अर्णव उसमें हमने एक बार भी अभी सोडियम नहीं पढ़ा था, सोडियम हमारा पहली बार आया है इसमें, तो इजीली इसको भी कर लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमने डिस्कस किए हैं पहले वही इनके आंसर होंगे। तो देखिए 5005 जो है ये शो कर रहे हैं, ये 5 करेगा, ये 0 करेगा, ये 0 करेगा, ये 5 शो करेगा। और अगर एवरेज की बात करें तो पिछले वाले की तरह ही होगा अर्णव, 10/5, 10/4। चलिए अब कुछ एप्लीकेशंस अर्णव हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने आपको चैप्टर में ये बताया था कि ये चैप्टर बहुत बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि तो बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कौन पूछेगा। बट देखिए ये जो है एप्लीकेशंस ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी पता लगा सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इनका भी पता लगा सकते हैं, तो ये आपका इनडायरेक्ट वे में आपका जो काम कर जाएगा। जैसे कि HClO4 अर्णव, इसमें जो क्लोरीन का आप ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकाल के बता सकते हैं? मैम यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मैम आएगा +7। +7 आएगा, +7 हमने रिटर्न कर रखा है तो +7 है। यहाँ पे +5 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा और यहाँ पे आएगा +1। तो हमारे पास क्या है, इसकी ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन
ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के। जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना ही एसिड जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उतना ही हमारा वीक एसिड वो होगा। तो ये तो बात थी एसिड की। अब अगर मैं बात करूं, अगर अर्णव इसको देख के आप मुझे ये बता दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बेस के अंदर क्या होगा मैम, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो, बिल्कुल सही। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है हमारे थोड़ी सी इधर उधर हो गए हैं, यहाँ पे +4 जो है वो इसका आना चाहिए था, +3 जो है ये। वैसे तो आपको अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ ही गया होगा, तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं लग रही। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रॉन्ग बेस के। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा बेस उतना ही वीक होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम होगा बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बहुत अच्छा अर्णव, बिल्कुल क्लियर हो गया आपके। चलिए, तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन नंबर के बहुत सारे कंसेप्ट्स जो है वो हम जो है बहुत अच्छे से हमने एग्जाम्पल्स भी कर ली है, उसके उस पर फॉर्मूला मेथड भी लगा के देख लिया, उस पर स्ट्रक्चरल मेथड भी लगा के देख लिया। तो अब यहाँ पे खत्म करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन बैलेंसिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और जो कहेंगे हम इस चैप्टर के पीक पे अब आ चुके हैं, जो इसके पीक पॉइंट्स जो हैं, पीक जो टॉपिक्स हैं उन पे आ चुके हैं। तो चलिए अर्णव शुरू करें। इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे अर्णव, इक्वेशन बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है क्या आपको? नो मैम, इतनी तो नहीं आती। तो कौन कौन से मेथड आपको बताए जाते हैं नॉर्मली? मैम, एक तो आयन एक्सचेंज मेथड और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाँ, तो वो दोनों मेथड बनाए थे, बट हम जो है अर्णव और हम आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड बताने वाले हैं। दोनों मेथड को हमने कर दिया कंबाइन, और दोनों मेथड को कंबाइन करके हमने एक नया मेथड जो है वो बनाया है। उसी मेथड के बेस पर हम आपको जो है इक्वेशन बैलेंसिंग सिखाएंगे। आइए, तो स्टेप जो है उसके 3 स्टेप हमारे सामने आएंगे। फर्स्ट स्टेप जो है ये देखिए, बैलेंस द एटम विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। सबसे पहले आपको उस एटम को बैलेंस करना है जो या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उनको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उनके एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है वो हम देखेंगे इसमें सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप बात करें तो आ रहा है बैलेंस OH चार्ज अकॉर्डिंग टू द मीडियम। मीडियम में क्या बताना चाह रहे हैं अर्णव? ये मैम ये बताना है कि एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, न्यूट्रल है। बिल्कुल, ये एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडियम के बारे में कह रहा है। ये कह रहे हैं कि बैलेंस करना है आपको हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अकॉर्डिंग टू आपके मीडियम। अगर एसिडिक है तो एसिडिक, बेसिक है तो बेसिक। हम चिंता मत कीजिए, हम दोनों एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे, एसिडिक को भी बेसिक को भी, और हम अच्छे से इन तीनों रूल्स को जो है वो समझेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज दिस। Fe+2 + MnO4- इज इक्वल टू Fe+3 + Mn+2। ठीक है, अब अगर आप अपने आयन एक्सचेंज मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा मेथड लेके बैठेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे। हम यहाँ पे आपको बहुत इजीली दोनों मेथड्स को कंबाइन करके एक ट्रिकी मेथड बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है अर्णव, हमने फर्स्ट स्टेप इसमें क्या पढ़ा था, बैलेंस द एटम विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ठीक है, अब अगर देखें तो यहाँ पे Fe दिया हुआ है, यहाँ पे भी Fe दिया हुआ है, तो अर्णव वहाँ पे कितने Fe है रिएक्टेंट में? मैम यहाँ पर एक ही Fe है, यहाँ पे भी एक ही Fe है, और वहाँ पे MnO4 ये भी, यहाँ पे भी एक ही है। तो ये तो हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस है। यहाँ पे एक अंडर में बात आपसे ये करना चाहूंगी कि Fe+2 का मोलर मास कितना होगा? मैम Fe+2 का मोलर मास 56। यही अंडर मैं देखना चाहती थी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, +2 देखने के बाद उसको माइनस कर देते हैं, 54 कर देते हैं, है ना। ये मैंने अपनी क्लास में भी बहुत बार देखा कि बच्चे उसको +2, इस चार्ज का उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है ना। इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालते हैं ना, तो बच्चे बहुत बार उसको +2 निकाल कर उसका मोलर मास लिख देते हैं। तो यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे इसको 56 ही मानेंगे हम, 54 नहीं मानेंगे। चलिए, तो मूव ऑन टू आवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज बैलेंस द एटम विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। सबसे पहले उनको बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो हमारे ऑटोमेटिकली ये बैलेंस है 1Fe, देन 1Mn, देन 1Mn। तो ये हमारे बैलेंस है। तो सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप है बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज जो है उसको बैलेंस करना है। यहाँ पे अर्णव हमारा Fe कितना है, +2।
+2 और वहाँ पर +3। +3, तो कितना का चेंज है इसमें मैम एक ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो +1 का इसमें चेंज है। वहां पे mn हमारा जो है अर्णव +7 में, +7 यहाँ पे +2 में। +2 में, तो कितने का चेंज? मैम 5 का। देखिए Fe से इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में 1 का चेंज, +2 +3 जो हमने बोला वही हमने लिखा। देखिए MnO4 माइनस Mn+2 +7 +2 ऑक्सीडेशन नंबर में कितना? 5 का चेंज। ठीक है, अब जो है ऑक्सीडेशन नंबर में आया 5 का चेंज। अब इस चेंज को तो हमें बरोबर करना पड़ेगा ना। अगर इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं तो हमें कुछ भी अप एंड डाउन नहीं चाहिए, दोनों बिल्कुल इक्वल चाहिए। तो इसमें जो है अर्णव, ये जो है बात मैंने आपके साथ भी डिस्कस की थी। आपने बोला था कि मैं इस कंफ्यूजन में रहता हूँ कि मैं 5 किसके आगे लगाऊं। अगर यहाँ पे चेंज 5 आया तो मैं किसके आगे जो है इसको लगाऊं। तो अर्णव इसमें आप ये कीजिए जी, मान लीजिए ये 1 है, अब इस 1 को आपको 5 बनाना है, तो आप जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप उसके आगे 5 लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे जो 5 किसके आगे लगेगा अर्णव? Fe के आगे। तो Fe 5 Fe +2 से 5 Fe +3 हो जाएगा ये। ओके, जहाँ पे कमी है उसके आगे लगा दीजिए। ओवरऑल ये है, जहाँ पे कमी है उसके आगे लगेगा। अब थर्ड जो है अर्णव हमारे पास स्टेप आ रहा है, बैलेंस OH चार्ज अकॉर्डिंग टू द मीडियम। मीडियम के अकॉर्डिंग हमें जो है चार्ज बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम है, ये हमें एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। चलिए, तो हमारे यहाँ पे देखिए अर्णव, यहाँ पे कितने हैं हमारे पास ऑक्सीजन? 4। और यहाँ पे जो है हमारे पास बैलेंस करने के लिए कितने H2O मैं लगाऊंगी यहाँ पे? मैम यहाँ पर 4 लगाने पड़ेंगे। 4 H2O लगाने पड़ेंगे क्योंकि 4 ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो 4 H2O जो है हमें लगाने पड़ेंगे। तो 4 H2O हमने कर दिया। अब यहाँ पे अर्णव अगर मेरा 4 H2O आ गया है तो वहां पे मुझे कितने लगाने पड़ेंगे H? मैम वहाँ पर 8 लगाने पड़ेंगे। 8 क्यों लगाने पड़ेंगे अर्णव? मैम क्योंकि यहाँ पर 8 ही है ना। हाँ, तो 4 2 8 है, दैट्स वाई हमें 8 लगाने पड़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? 4 2 8, तो हमें वहां पे 8 लगाने पड़ेंगे। देखिए, ओवरऑल बैलेंसिंग इक्वेशन 5 Fe +2, ओके 5 Fe +3 बैलेंस हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। MnO4 माइनस, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कुछ चेंज ही नहीं था। Mn+2 ये भी एज इट इज रहेगा। अब अर्णव यहाँ पे देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप वाला जो बात थी वो ये देखिए, इन दोनों की +7 से +2 में जाती है। ज्यादा वाला था तो हम कम वाले के आगे लगाते, तो हमने कम वाले के आगे लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 4 H2O, क्यों आया 4 H2O? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 4 थी, तो 4 ऑक्सीजन हमें लगानी पड़ती, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 4 H2O लगा दिया। अब 4 ऑक्सीजन तो आ गई, पर हाइड्रोजन यहाँ पे इम्बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया हमने? यहाँ पे जो है 8H+ भी लगा दिया। अब 8H+ लग गया तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन बहुत अच्छे से बैलेंस हो गई। और मैम देखा जाए तो उसके अंदर चार्ज भी बैलेंस है, दोनों में चार्ज भी बिल्कुल बैलेंस है और इक्वेशन भी बैलेंस है। और हमने इसको एसिडिक मीडियम में किया है तो हमने यहाँ पे H2 और H लगाया। ठीक है, अब बेसिक मीडियम होगा तो अर्णव क्या करेंगे? OH- लगाएंगे। बिल्कुल ईजी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार अर्णव इसको फिर से डिस्कस कर लें ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इस मेथड को अच्छे से गेन कर पाएं। देखिए, Fe +2 MnO4 माइनस Fe +3 Mn+2, फटाफट से देखते हैं। बैलेंस द एटम विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो Fe दोनों बैलेंस है हमारे, Mn दोनों बैलेंस है हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन है बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe +2 से Fe +3 जो है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का चेंज आ रहा है। इसी तरीके से अगर बात करें MnO4 माइनस से Mn+2 में जा रहा है तो कितना चेंज आ रहा है अर्णव? 5 का चेंज आ रहा है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमने Fe के आगे 5 लगा दी। अब बैलेंस कर रहे हैं हम O और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमारे पास O4 है तो हमने यहाँ पे 4 H2O लगा दिया। 4 H2O में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने वहाँ पे 8H+ लगा दिया। तो ये ओवरऑल हमारा मेथड हो गया। ठीक है, अब एक जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है वो आप अपने आप से करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि थर्ड स्टेप अगर आपको नहीं भी समझ में आता क्योंकि वो बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है, मे बी आपको अभी नहीं समझ में आए, तो आप सेकंड स्टेप तक तो अपने आप इसको करेंगे। हमें भी अर्णव बताएंगे सेकंड स्टेप तक। चलिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए अपने, फटाफट से आंसर को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अर्णव, हमारा फर्स्ट स्टेप है बैलेंस द एटम विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। क्या बैलेंस करने की आवश्यकता है अर्णव? ब्रोमीन सेम, Mn सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये तो हमारे बैलेंस है। बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है? ब्रोमीन वहां पे -1 में, यहाँ पे +5 में, तो कितने का चेंज हो गया अर्णव? 6 का चेंज हो गया। बिल्कुल सही, सेम हमने जो बताया वही हमने किया है। -1 से +5 में। अब बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में यहाँ पे अर्णव क्या लिख के बैठे होंगे?
4 4 लिख के बैठे होंगे, है ना। पर इसको ध्यान से कीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो इसमें कैलकुलेशन यहाँ पे कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है, बस चार्ज का थोड़ा सा रहता है, तो उसको अच्छे से जो है आप प्रॉपर वे में इसको देखिए। देन MnO4 माइनस से अर्नब किस में जा रहा है, MnO2 में। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है हमारा, 3 का चेंज हो रहा है। बहुत अच्छा। अब अर्नब किसके आगे लगाएंगे, चलिए आपसे पूछते हैं। 3 × 2, अब आप ये किसके आगे लगाएंगे, 2 जो है वो आप किसके आगे लगाएंगे, इसके आगे। बिल्कुल सही। यानी कि अर्नब को अब अपना कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया है, और हमने लेक्चर के शुरू में ही बोला था कि सारे कंफ्यूजन्स जो है इस लेक्चर के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आती है थर्ड स्टेप की। यहाँ तक तो आपने भी कर लिया होगा, मे बी आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थर्ड स्टेप भी कर लिया हो, पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास ओवरऑल 2 आना चाहिए था ना, यहाँ पर 2 से इनटू किया ना मैम अपन ने। हाँ, तो इसको 2 कर दीजिए, वो हमारा 2 हो चुका है। ओके, अब वहाँ पे ब्रोमीन जो है ओवरऑल चार्ज देखते हैं इसके अंदर। देखिए जो हमारे पास एसिडिक मीडियम है उसमें हम ओवरऑल चार्ज नहीं देख रहे थे, इसमें हम ओवरऑल चार्ज देखेंगे। तो ब्रोमीन पे -1 चार्ज है अर्नब, Mn पे -1 है, वैसे 2 के लिए -2। हाँ, तो फिर ये -2 हो गया। अब यहाँ पे ब्रोमीन पे -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया अर्नब हमारे पास, माइनस का 2। मतलब यहाँ पर चाहिए अपन को -2, हाँ, तभी बराबर होंगे, तभी बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अर्नब ने हमारा पहले ही लगा दिया इक्वेशन को देखते ही कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छा अर्नब, बिल्कुल ऐसे ही क्लास में भी ऐसे ही बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए, जहाँ पे भी लगे वहाँ पे इसको डिस्कस करना चाहिए। तो = -2 हो गया। अब ओवरऑल अगर मेरी रिएक्शन देखूँ मैं तो -2 है, यानी कि 2 OH मुझे लगाने हैं। मैंने इस तरफ 2 OH लगा दिए। अब यहाँ पे 2 OH हो गए, तो वहाँ H2O कितने लगाने पड़ेंगे, वहाँ पर मैम एक ही H2O हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एक H2O मैंने यहाँ पे लगा दिया, इक्वेशन मेरी बैलेंस है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अर्नब, अच्छे से समझ में आया। चलिए, तो ये था हमारा बेसिक मीडियम के लिए, पिछला था हमारा एसिडिक मीडियम के लिए। तो ये थे हमारे स्टेप 2 बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। हमने दोनों जो मेथड से उनसे एक नया मेथड जो है बनाया, और उससे जो है वो अच्छे से बैलेंस कर ली। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ना इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कहेंगे, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्नब इक्विवेलेंट वेट हम और किस चैप्टर में पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। हाँ, मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट 11th में जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है रेडॉक्स रिएक्शन में हम मोलर मास को ज़्यादा नहीं देखते हैं, मोलर मास जो है उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन होता है या फिर हमें वो m मानने को कहा जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट में हम बात करेंगे तो सिर्फ n फैक्टर की। n फैक्टर में डायरेक्ट आपको n फैक्टर क्यों बता दिया मैंने, क्योंकि आप ये पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। चलिए, इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, n फैक्टर, x फैक्टर, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये एसिड के केस में क्या होता है और बेस के केस में क्या होता है वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले एसिड के केस में देखते हैं। वैलेंसी फैक्टर क्या है एसिड के केस में, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड में कितनी बेसिसिटी है, या फिर इसको क्या बोलेंगे अर्नब, नंबर ऑफ H+ आयन इन एन एसिड डोनेट्स। ठीक है, एक एसिड कितने H+ आयन डोनेट करेगा वो है इसकी बेसिसिटी। जैसे कि अर्नब HCl में अगर हम देखें तो बेसिसिटी कितनी है, 1, क्योंकि वो कितने H+ आयन देगा, 1। H2SO4 में मैम ये 2 देगा, 2 देगा, बेसिसिटी 2, तो n फैक्टर 2। HNO3 में 1 देगा मैम, 1 देगा, तो NF फैक्टर 1। इसी तरीके से बात करें हम बेस की बात करें तो वैलेंसी फैक्टर = एसिडिटी इन बेस, उसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या है, उसने डोनेट किए थे, यहाँ पे क्या है, वो एक्सेप्ट करेगा उनको ही। ठीक है, यहाँ पे डोनेट था, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, या फिर आप ये लिख सकते हैं इसको OH- को डोनेट करेगा। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। NaOH में अर्नब कितने OH डोनेट करेगा, मैम एक। MgOH2 में मैम 2, बिल्कुल सही। AlOH3 में 3। तो बहुत अच्छे से हमने इसको देखिए, एसिड क्या है, बेस क्या है, बेसिसिटी क्या है, एसिडिटी क्या है, ये भी हमने सबको बता दी है। अब कुछ एग्जांपल्स ट्राई करके देखते हैं इसके। चलिए, ये जो है आंसर भी इसके साथ साथ ही आ गए हमारे, जबकि आपको नहीं देने चाहिए थे मुझे। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है H3PO3 जो है हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगना चाहिए कि 3H जो है ये डोनेट करेगा, तो इसका 3 हो जाना चाहिए, इसका भी 3 होना चाहिए और इसका भी 3 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। अब वही हमारी स्ट्रक्चर जो है वो हमें पता होनी चाहिए।
जो आपको बुक्स दी हुई हैं उसमें एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को ट्राई कीजिए ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है P के साथ 2 तो OH लगे हुए हैं और एक H लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला OH इजीली रिमूव होगा या नहीं होगा अर्नव? होगा मैम, हो जाएगा। और ये वाला, ये भी होगा। तो ये H क्यों नहीं होगा अर्नव? मैम ये H क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ, और ऑक्सीजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहाँ लगा नहीं हुआ, तो ये बॉन्ड जो है वो नहीं ब्रेक हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी जो मानेंगे अपन इक्विवेलेंट वेट के लिए एन फैक्टर जो है वो यहाँ पे 2 आएगा। अब सेम जो है वो इसके साथ देखें तो अगर हमारे पास OH है, H है, H है, सेम इसमें ही होगा, ये तो ब्रेक हो जाएगा, पर ये तो ब्रेक नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो ये ब्रेक हो जाएगा हमारा, ये नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ 1 एन फैक्टर होगा। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या है? OH, 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 तो इसमें अर्नव क्या रहेगा? तीनों ब्रेक हो जाएंगे हमारे, तो थर्ड जो है इसमें 3 हमारा रहेगा क्या? एन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें इक्विवेलेंट वेट में हमें सिर्फ एन फैक्टर का सबसे बड़ा कहते हैं कि अगर देखें मायने रखता है तो एन फैक्टर रखता है, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास ऑलरेडी गिवन होता है। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो मेरे पास है BOH, ये कौन सा है? क्या नाम है इसका नाम? बोरिक एसिड, H3BO3। अब इसको देख के भी मुझे ये लग रहा है कि H3 में तो 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो यहाँ पे तो मेरा 3 एन फैक्टर आना चाहिए, जबकि इसमें भी ऐसा नहीं होगा। तो अर्नव क्या आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको हिंट दे दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है बोरोन। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्यों ये जो है 3 नहीं दिखाएगा? मैम इसके पास 2 लॉन पेयर भी है और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये है ना अपने ऐसे मीडियम में नहीं दे पाता OH, लेकिन वाटर का OH दे पाता है, इसलिए इसका एक ही देगा। तो ये वाटर से अगर जुड़ेगा तो यहाँ पे आके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इसके साथ, ऑक्सीजन जुड़ेगा इसके साथ, ये खुद नहीं देगा, उससे ले लेगा बल्कि, है ना। तो ये ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हमारा जुड़ जाएगा इसके साथ। अब देखिए ये जो है वो इस वाले हाइड्रोजन को या इस वाले हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर पाएगा। ठीक है ना, तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ये क्या हो गया अर्नव? इसके लिए एन फैक्टर कितना हो गया? 1। तो एन फैक्टर जो है वो खुद ही कभी नहीं करता। हाँ, ये खुद नहीं करता, इसको जो है थोड़ा करवाना पड़ता है, थोड़ा सुस्त है, थोड़ा इसको काम कह के करवाना पड़ता है। आलसी है हमारा बोरिक एसिड, तो इसमें जो है हमें हाइड्रोजन जो है वो ऐसे निकलेगी जिसमें एन फैक्टर जो इसका 1 होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स जो है इसमें जो है घबरा जाते हैं या फिर गलत लिखाते हैं कि अरे इसमें क्या है H3BO3 तो मेरा 3 है, फिर घर जाके देखेंगे तब बोलेंगे अरे ये तो गलत हो गया, है ना। तो ये जो है हमारा इस तरीके से होगा। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट में, किसकी एसिडिक मीडियम में क्या रहता है, बेसिक मीडियम में क्या रहता है और स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में क्या रहता है। अब इस कॉर्नर में आपको याद करने की बहुत शानदार एक ट्रिक बताऊंगी ताकि आपको ये जो पूरा स्लाइड है एक बार में याद हो जाए। उससे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में देखें तो KMnO4 जो है वो चेंज हो जाता है Mn+2 में। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्यों चेंज हो जाता है, भाई ये तो क्या एक्सपेरिमेंटली है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कौन सा किस में चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मेथड है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो हमें इसमें लॉजिक लगा सके। ठीक है, तो हमारे पास KMnO4 जो है वो Mn+2 में चेंज हो जाता है एज एसिडिक मीडियम में अगर हम ले तो। अब यहाँ पे KMnO4 में Mn जो है ना कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7 में है, और Mn+2 +2 में है, वो तो हमें दिख ही रहा है। अब देखिए +7 से +2 में जा रहा है, तो चेंज कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर? 5 का चेंज हुआ। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा अर्नव इसका? 5 होगा। और अगर इक्विवेलेंट वेट देखेंगे तो M/5 लिख दीजिए। ठीक है, KMnO4 जो है इसका मोलर मास अर्नव कितना होता है? 158। ठीक है, अब ये 158 कैसे होता है ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। न्यूट्रल एंड वीकली बेसिक मीडियम, इसके लिए भी कोई भी मुझे रिएक्शन जो है ये वीकली बेस में क्यों ये रिएक्शन दे रहा है, कुछ भी इसका जो है प्रमाण नहीं है, बस ये है एक्सपेरिमेंटली है, तो हमें यही लिखना पड़ता है। MnO4 माइनस जो है MnO2 में जा रहा है। MnO4 माइनस में Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7 में। MnO2 में Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है?
+4 में। तो चेंज कितना हुआ ओवरऑल अर्नव? मैम 3 का चेंज हुआ। तो हम इसका m/3 लिख सकते हैं या फिर हम अपना लिख सकते हैं 158/3। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम। स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम की बात करें, अगेन MnO4 माइनस जो है वो किसमें? +7 में Mn जो है, और इसमें जो है वो Mn किसमें है? +6 में। तो ये हो गया चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये एसिडिक में, बेसिक में और स्ट्रॉन्गली बेसिक में ये जो है हमको देता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो हम इसको कह सकते हैं कि KMnO4 जो है बहुत ही लड़ाकू एक जो है परमाणु है, जो बहुत ही बदमाशी करता है। तो हम उसको लिख देते हैं, बैन कर दिया इसको, बैन। बैन अंडर हमको याद रखना है वर्ड 153, ये हमको याद रखना है। तो बैन बेसिक में तो 1 दिखाता है, इसमें जो है 5 दिखाएगा, इसमें जो है वो दिखाएगा 3। अब अगर बात करें इसके, अगर हमको ये याद रखना है कि मोलर मास कितना है, तो इस 3 को अगर मैं ऐसे करके ऐसे बना दूं तो ये 158। तो ये हमें याद रहेगा कि बैन 153 और उसका कितना हुआ मोलर मास? 8, तो 158। वैसे तो नॉर्मली केसेस में आपको दिया हुआ ही रहता है, आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, बट कई बार जो है हमारे ये काम आ जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। ठीक है, K2Cr2O7 जो है वो किस में जाएगा एसिडिक मीडियम में? Cr+3 में। अब इसमें क्रोमियम हमारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +6 में। और इसमें ऑक्सीडेशन कौन सी स्टेट में है? +3 में। ऑक्सीडेशन स्टेट तो अब हमको निकालनी आ रही है ना, बार बार हमें वो जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो है +6 से +3 में जा रहा है। तो ओवरऑल चेंज कितना हुआ मैम? वो चेंज तो 3 का हुआ, लेकिन 2 के लिए मैम 6। हाँ, यही मैं आशा कर रही थी अर्नव आपसे कि आप यहाँ पे ये डाउट ना पूछें मुझसे कि मैडम आपने +6 कैसे लिख दिया, है ना। एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज, तो 2 क्रोमियम के लिए 6 का चेंज, क्योंकि 3 × 2 = 6। अब अर्नव यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये बेसिक मीडियम में क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे? मैम बेसिक मीडियम में ये देता ही नहीं है ये चेंज। हाँ, बेसिक मीडियम में क्या है, ये रिएक्टेंट से जब ये प्रोडक्ट बनता है तो दोनों में +6 ही रहती है। ठीक है ना। अब आप सोचेंगे मैडम ने बेसिक मीडियम में क्यों नहीं लिखवाया? इसीलिए नहीं लिखवाया क्योंकि +6 रहेगी तो चेंज नहीं होगा, रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ये जो है हमारे सिर्फ एसिडिक मीडियम में हम इसको देखते हैं। दूसरा है H2C2O4। क्या है अंडा ये H2C2O4? आपको याद आ रहा है कुछ ऑर्गेनिक ऑक्सैलिक एसिड? या बहुत अच्छा, क्योंकि मैम ये ऑक्सैलेट आयन और H2 जुड़ा है। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये ऑक्सैलिक एसिड है, एसिडिक मीडियम में पढ़ रहे हैं हम इसको। अगेन ये +3 से +4 में चेंज हो रहा है। तो कितने का चेंज? मैम 1 का। 1 का चेंज। 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन है तो इसके लिए हमारे पास 2 का चेंज। ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने एसिडिक मीडियम ही लिखा है, बेसिक मीडियम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेसिक मीडियम में CO2 ही बनाता है, सेम जो कंडीशन रहती है, कुछ भी चेंज नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे हमने बेसिक मीडियम यूज नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करने से पहले अर्नव हम एक बार इसको देख लेते हैं क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा समझाने वाला रहेगा। H2O2 जो है उसका एसिडिक मीडियम में। ठीक है, H2O2 एसिडिक मीडियम में, वहां पे O2 था हमारा, O था वो -1 में, यहाँ पे जो है वो 0 में। अब 1 की बात हो रही है तो 1, 2 की बात होगी तो 2, तो यहाँ पे 2 का चेंज आ रहा है तो कितना होगा? m/2 लिख सकते हैं हम इसको। अगर m आपको गिवन है तो m लिख दीजिए गिवन, वरना मोलर मास जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गई बात इसकी। अब यहाँ पे आते हैं अर्नव, यहाँ पे जो है अर्नव Na2S2O3। ठीक है, अब अर्नव आप मेरी सीट पे आ जाइए और मुझे जो ये निकाल के बताइए कि इनका 2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 2.5 कैसे आ रहा है। मैम इसके अंदर सबसे पहले वो जो एक्स वाला तरीका है उससे भी निकल जाएगा मैम। एक्स वाले तरीके से निकाल के बता दीजिए। मैम Na2H2 और O3 का मैम हो जाएगा, जैसे कि सल्फर का मैम यहाँ पर सोडियम का तो मैम +1 ही रहेगा, तो मैम ये +2 2 के लिए, और मैम जो सल्फर का होगा 2x, और मैम उसका -2 होता है ऑक्सीजन का, और 3 से इंटू करेंगे तो -6 = 0। मैम 2x = 4 एंड x = 2। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये 2 आ गया। अब अर्नव हमारा इसका निकाल के बताइए। मैम ये तो अपन लोगों ने अभी देखा ही था, तो मैम अब इसके अंदर भी वही 2.5 कैसे आया? तो मैम उसी तरीके से 10/4 किया था हमने, है ना। 10/4 किया था तो 2.5 ये ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। इसका भी अभी हमने पीछे जो है किसमें पढ़ा था ना, अभी हमने इसको ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें हमने निकाले थे उसमें हमने इसको स्ट्रक्चर भी इसकी पढ़ी हुई है। तो 2.5 का चेंज इसमें आता है। तो ओवरऑल चेंज दोनों में अर्नव कितने का रहा? मैम 0.5 का। 0.5 का 1 के लिए, तो 2 के लिए अर्नव कितना? 1 का। तो यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1। अगर पूछा जाए तो m/1 जो है हम इसका लिखेंगे।
इजी था अर्नब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आती है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है टॉपिक इसके अंदर आता है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, वो कौन सी रिएक्शन होती है अर्नब, ये जो है जिसकी बात करें हम, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। मैम जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिएक्शन एक ही एटम का, सेम एटम का ही हो सिर्फ। हाँ, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन मैम भी फास्फोरस का हो रहा है दोनों तरफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हाँ, तो एक बार उसकी जो है, इसको अपन वो कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, भाई खुद भी हो रहा है, दूसरे को भी कर रहा है, और दोनों में कम भी हो रहा है, ज्यादा भी हो रहा है, यानी कि एक ही एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए, उसका रिडक्शन भी हो जाए, तो वो हमारा हो जाता है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिए H2PO2 से H2O की रिएक्शन करवाई, यहाँ से H2PO3 बना और PH3 बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पे ये +1 स्टेट में है, फॉस्फोरस जो है वो +1 स्टेट में है, यहाँ पे एक बार तो +3 में आ जाता है और एक बार -3 में आ जाता है। अब भाई ये क्या हो गया, यहाँ पे तो +1 में था, एक बार +3 दिखा देता है, एक बार -3 दिखा देता है, हो गया ना, इसने रिडक्शन भी किया, ऑक्सीडेशन भी किया। तो ऑक्सीडेशन कब हुआ इसका, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो गया, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, दैट इज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे -3 में चार्ज कम हो गया, दैट इज रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन के केस में देखें तो हमारे पास 2 जो है वो आया चेंज, क्योंकि +3 +1, ठीक है। और अगर देखिए रिडक्शन के केस में तो +1 -3, यहाँ पे 2 मत लिखिएगा, जैसे हमने -1 +5 किया था वही केस यहाँ पे है, तो ध्यान से देख के कीजिएगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू हो गया इसमें 4। ओके, अब ये आ गए हमारे पास 2 वैल्यू। अब भाई 2 वैल्यू आ गए, इनका क्या करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, m/2 कर दीजिए और m/4 कर दीजिए, 2 हो गई हमारे पास। यहाँ पे m/2 प्लस m/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम कितना आया हमारे पास, अर्नब कितना आया एलसीएम हमारा, 4 हमारा एलसीएम आ गया, तो 2m प्लस m इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 3m/4। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट का हमारा डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन जो कि हमने डिस्कस कर ली। अब जो है n फैक्टर for ionic compound in which both anion and cation are ऑक्सीडाइज, दोनों जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। अभी जो हमने क्या पढ़ा था कि एक रिड्यूस हो रहा था, एक ऑक्सीडाइज हो रहा था, इसमें क्या है, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाए। हाँ, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैम यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हाँ, क्योंकि इसमें एक हो रहा है, और मैंने आपको रेडॉक्स के शुरू में बता दिया था कि साइमल्टेनियस दोनों रिएक्शन चलेगी, वही हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। बट हालांकि ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, पर बहुत बार ये पूछ ली जाती है, इसलिए एक बार हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आइए, तो Cu3P से Cu+2 से +PO4 में जा रहा है। अब अर्नब यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैम जो फास्फोरस है यहाँ पर वो -3 में है, फास्फोरस -3, चलिए लगा देते हैं। और मैम Cu+1 में, Cu है +1, अच्छा यहाँ पे ये Cu+1 में है। ओके ओके मैम, अब यहाँ पे Cu कितने में अर्नब, +2 में दिख रहा है यहाँ पे, और मैम यहाँ पर -2 प्लस मैम +8 में तो नहीं होगा मैम, यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर -3 लगेगा, -3, ठीक है। तो अब बताइए इसका क्या होगा मैम, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपने पास +5 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं +5 लिख देती हूँ। अब देखिए यहाँ से Cu से +1 से +2, यानी कि चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब -3 से +5, यहाँ पे भी चार्ज इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। अब इसको N1 N2 से सॉर्ट करके बताइए। तो मैम अगर इसके अंदर इसका चेंज देखा जाए तो मैम दोनों तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैम जैसे N1 है, मतलब Cu का देखते हैं हम लोग, तो Cu का मैम यहाँ पर N1 मान लिया अपन लोगों ने, तो मैम +1 से +2 में जा रहा है, तो 1 का चेंज है, 1 का, लेकिन मैम 3 के लिए 3 का चेंज हो गया, बिल्कुल सही। और मैम N2 फॉस्फोरस के लिए है जो कि PO4 -3 में जा रहा है, उसके लिए मैम चेंज -3 से 5 तक, एक के लिए मैम 8 का चेंज हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी वही केस है, माइनस और प्लस वाला। अब इसको 8 करना है, इसको 5 में से 3 माइनस करके 2 नहीं करना है। बार बार मैं कह रही हूँ, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। चलिए, तो अर्नब 8 + 3 हमारे पास कितना हो गया ओवरऑल, 11, मतलब ऐड करेंगे इसको, हाँ, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इस पे 11 जो है हो गया। ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बट बहुत बार पूछ ली जाती है, फिर से कह रहे हैं इसलिए आपको बता दी गई है। यहाँ पे इस मिस्टेक को हमेशा याद रखिए, माइनस प्लस चार्ज को जो है वो बहुत ही अच्छे से कंसीडर करने के बाद ही अपने आंसर को बताइए। तो ये था इक्विवेलेंट वेट का हमारा लास्ट कंसेप्ट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट।
अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो हमारा रह गया है यहाँ पे। चलिए, एक क्वेश्चन है SO2 इज ऑक्सीडाइज टू SO4 माइनस। SO2 SO4 में ऑक्सीडाइज हो गया है। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पिछले जो प्रीवियस पेपर है उनमें दिया गया था इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में है, इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे दी गई है, तो आपको ये भी कोई डरने की बात इसमें नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO2 इज, आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है SO2 का। अब SO2 से ये SO4 माइनस में गया है, तो +4 से +6 में गया, तो कितने का चेंज है? मैम 2 का। 2 का चेंज। तो यहाँ पे क्या होगा इसका इक्विवेलेंट वेट? m/2। और मैम इसका वैसे 64 होता है तो 32 आ जाएगा। तो 32 आ जाएगा, 64/2 कर देंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे निकाल लीजिए, चाहे आप उसको वैसे निकाल, जैसा आपको जो है उस क्वेश्चन में दे रखा है। अर्नव, ये जो क्वेश्चन मैंने जब इस स्लाइड में डाला था तो इसमें ऑप्शंस जो थे वो m/2 की फॉर्म में थे, है ना। तो शायद इसीलिए इन्होंने नंबर को दिया भी नहीं है, ऑप्शंस उन्होंने वैसे दिए थे। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारा 32 आंसर आ जाएगा या फिर m/2 आ जाएगा। ओके, तो ये था इक्विवेलेंट वेट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी क्वेश्चन। अब आते हैं स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना, बस हमें एनसीईआरटी में दे दिया गया है तो एक बार गो थ्रू हमारा होना जरूरी है। चलिए, अब इसमें क्या है, स्टॉक, मुझे ब्लैक पेन चूज करके देंगे वहां से। स्टॉक नोटेशन में आपको क्या करना है, जो भी आपको सेंट्रल एटम आपको दिया गया है, मेन जो आपको एटम दिया गया है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ब्रैकेट में लिख देनी है, बस दैट्स इट। ये मेथड हम और कौन से चैप्टर में करते हैं जो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं ना, तो वहां पे भी हमें क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेम वही है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो नोमेनक्लेचर होता है वही यहाँ पे है। स्टॉक नोटेशन और कुछ नहीं है, कुछ भी ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है, बस एनसीईआरटी में हमें दिया गया है तो एक बार हम इसको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे +2 में है, यहाँ पे 3 में है और यहाँ पे 2 में है, तो वो उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, दैट्स इट। इसमें और ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है, तो हम इस पर ज़्यादा ठहरेंगे नहीं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, बहुत इजी। लगभग टाइप्स जो हैं वो आप पिछले रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं, पर एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। There are 4 types of reaction, that is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, या यहाँ पे हमें अर्नव ने बोला था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बन रही है, ये तो बिल्कुल सही, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बन रही है। और डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा था अर्नव, -2 से -1 से -2 में भी जा रहा है, 0 में भी जा रहा है, तो वही है। ठीक है, एक ही एटम में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए C+O2 = CO2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एलिमेंट मिल रहे हैं तो एक कंपाउंड बना हाँ, 2 एलिमेंट, कॉम्बिनेशन वर्ड का ही मतलब ये होता है कि 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, कुछ चीज जो है वो कंबाइन हो रही है। ठीक है, तो कंबाइन होके कार्बन और ऑक्सीजन ने CO2 जो है वो हमको बना के दे दिया। अब यहाँ पे C जो है कार्बन, यहाँ से 0 में है और यहाँ पे +4 में हो गया, 0 से +4 में चार्ज बढ़ गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए, तो यानी कि जो है रेडॉक्स का हाफ रिएक्शन तो हमको दे चुका है, हाफ और देख लेते हैं। O2 जो है वो यहाँ पे 0 में है क्योंकि मोनो एटॉमिक, तो फिर यहाँ पे क्या है, O2 चला गया -2 में। ठीक है, यहाँ से 0, यहाँ से -2 में रिड्यूस हो रहा है चार्ज, दैट मीन्स ये रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन की ही रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे तो हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं बहुत बार, पर इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं, दैट्स वाई ये रेडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ रहे हैं। रिडॉक्स भी हो सकती है, हाँ, ये नॉन रिडॉक्स में भी हो सकती है, हम इसको पढ़ते भी हैं। सम बेसिक कंसेप्ट में हमने रिएक्शंस के टाइप भी पढ़े हैं, तो वहां पे भी हमने इसको डिस्कस करा है। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन अर्नव आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मैम डीकम्पोजिशन इसका उल्टा, मैम इसके अंदर एक कंपाउंड से 2 तो टूट रहे हैं, यानी कि टूटना, बन रहे हैं, और उसमें भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, +1 से 0 में जा रहा है और क्या हो रहा है, -2 से 0 में जा रहा है, तो दोनों चीजें हो रही हैं, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब दोनों जो चेंज हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है उसमें, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में बस हमको ये याद रखना है कि डबल चेंज हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में तो डबल भी लिख सकते हैं, सिंगल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे CuSO4 + Zn जो है, उससे Cu + ZnSO4 हमारे पास बन गया। यहाँ पे Cu हमारा +2 में, यहाँ पे Cu हमारा 0 में, तो अर्नव क्या हुआ, ये मैम ये रिडक्शन हो गई, रिडक्शन, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे Zn 0 में, वहाँ पे +2 में, तो ये क्या हो गया हमारा अर्नव, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है।
अब लास्ट रिएक्शन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन जिसको हम जो है पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक ही जो है एटम का, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, रिडक्शन भी हो जाएगा, वो हो गई हमारी ये रिएक्शन। अब यहाँ पे H2O2 में, ठीक है, तो अर्णव यहाँ पे आप डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम ये -1 से 0 जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, ये वाला मैम। हाँ, और मैम जो यहाँ पर जो -1 से -2 में जा रहा है तो ये रिडक्शन है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक के अंदर ही हो गया, एक ही मॉलिक्यूल का हो गया, एक ही एटम का हो गया, तो ये हो गया हमारे पास ये वाली रिएक्शन। तो 4 टाइप की रिएक्शंस जो है वो भी हमने डिस्कस कर ली। ओवरऑल जो है पूरा चैप्टर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अर्णव, अब आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं? हो गए मैम। बहुत ही अच्छे से हमने जो सभी कंफ्यूजन्स भी क्लियर कर लिए और बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। और ऐसे ही और बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।